अस्सलामुअलैकुम एंड गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं नया दिन। मैं हूं आपके साथ मोहम्मद शुएब। मैं हूं महक असलम। तो मेरी तरफ से भी नए दिन में खुशामदीद मैं भी कह देती हूँ गुड मॉर्निंग। तो जनाब कहते ये हैं कि तंदुरुस्ती हज़ार नेमत है। जिसने भी कहा बिल्कुल ठीक कहा आपने फिलहाल कहा है बिल्कुल ठीक। चलें, अब ये एक अच्छी बात है शुएब। वैसे आजकल आप मेरी बहुत बातें मानने लग गए हैं। ख्याल रखते हैं सेहत का? जॉगिंग करते हैं? बिल्कुल एक्सरसाइज करता हूं, पता ही है मेरा। तो वैसे मैं शुएब से पूछती हूँ एक्सरसाइज की क्या जरूरत है, लेकिन फिर भी फिट रहने के लिए एक्सरसाइज करना बेहद जरूरी है, क्योंकि सेहत के बगैर कोई भी ऐसा शख्स जो कि अच्छी जिंदगी गुजार दे, उसका नाम मेरे सामने आप ला के बता दें तो मैं मान जाऊँ। ये दौलत, ये शोहरत, सब कुछ बेकार है जनाब, अगर आपके पास सेहत नहीं है। लेकिन अगर सेहत है तो ये सब चीज़ें काम की है। इसलिए सेहत पर तवज्जो दें, या आपकी सबसे बेहतरीन साथी है। क्योंकि अगर आप सेहतमंद नहीं रहते तो एक टाइम पे आपके साथ रहने वाले भी उकता जाते हैं। ये हम इसलिए कह रहे हैं कि दोबारा से सख्ती के दिन अब हमें देखना पड़ेंगे, क्योंकि कोरोना के बढ़ते केसेस के बायस दोबारा से पाबंदियों का ऐलान कर दिया गया है। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद, पेशावर और पंजाब के 7 शहरों में 2 हफ्ते तक स्कूल्स बंद रहेंगे। सिनेमा, होटल्स की इंडोर डाइन इन और इंडोर शादियां भी बंद करने का ऐलान किया गया। इन्होंने कहा जो पाबंदियां थीं, कुछ पाबंदियां बरकरार रहेंगी और कुछ नई पाबंदियां फिर से लगा दी गई हैं। पार्क्स यानी तफरीही मकामात अब शाम 6 बजे बंद हो जाएंगे। ये मुश्किल वक्त है, ये तीसरी वेव है और ऐसे में हमें ज़रूर ये कोशिश करनी है कि SOPs को फॉलो करें। जितना कर सकते हैं उतना करें। ये मत सोचें कि वैक्सीन आ चुकी है, वैक्सीन लगने में बहुत वक्त लग जाएगा। ऐसे में SOPs ये वाहिद चीज़ें नहीं, मास्क का इस्तेमाल और बार बार हाथ को धोना और इसके साथ साथ घुलने मिलने से ज़रा इज्तनाब बरतना। इससे हम बच सकते हैं कोविड-19 के इस वायरस से। इसके फैलाव को हम स्लो डाउन कर सकते हैं। एनीवेज, जब बात हम स्कूल्स की कर रहे हैं और जब हम बात ये कर रहे हैं कि स्कूल्स बंद होंगे, जिस तरह 7 अजला पंजाब के, ऐसे में ये ना हो कि पूरे पाकिस्तान में फिर से स्कूल्स बंद हो जाएं, फिर से वो तालीम का हर्ज, चूँकि पहले ही बहुत हर्ज हो चुका है। एनीवेज, एक सर्वे हुआ है और वो कोविड-19 की वैक्सीन से मुताल्लिक हुआ है। चूँकि वैक्सीन इस वक्त सिनोफार्म की जो वैक्सीन है पाकिस्तान में अवेलेबल है। वी आर वेटिंग फॉर एस्ट्राजेनेका। बट जो पाकिस्तानी हैं उनकी राय वैक्सीन लगाने से मुताल्लिक क्या है? तो सर्वे के मुताबिक 61% पाकिस्तानी कोविड-19 की वैक्सीन लगवाने के लिए तैयार हैं। यानी हमने ये तय कर लिया है कि इस वबा से लड़ना है, क्योंकि इससे पहले ये ज़रूर खदशात थे वैक्सीन को लेकर, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता इन खदशात को अब हम दूर करते जा रहे हैं। और बहुत अच्छी बात है ये कि लोगों को अब समझ आना शुरू हो गई है। लेकिन बहुत से लोगों को कोरोना पाबंदियों पर उनकी मिली जुली जो राय है वो भी सामने आई। कुछ कह रहे हैं जी अच्छा ये पाबंदियां बरकरार रखें, कुछ ये कह रहे हैं कि जनाब आप SOPs को नाफिजुल अमल कराने का तरीका जो है उसको सख्त कर दें। लेकिन जब हम बात करते हैं स्कूल्स की, तो स्कूल्स की जब बात होती है तो नन्हे मुन्ने बच्चे जो कि छुट्टियों का सुनकर बड़े खुश हो जाते हैं, बच्चों की मौजें हो जाती हैं। और जनाब वो शफकत महमूद साहब, जिन्हें वो कहते हैं शफकत अंकल, उनका शुक्रिया अदा करते करते हमें नज़र आते हैं। और जो बड़े हैं यानी वालिदैन हैं वो परेशान हो जाते हैं। क्या कहते हैं वालिदैन भी, बच्चे भी, आपको ज़रा सुनवा देते हैं। फिर से छुट्टी हो गई है, बहुत शुक्रिया शफकत महमूद अंकल आपका, बहुत मज़ा आएगा। अंकल शफकत महमूद का हमने एक दफ़ा फिर हीरो मान लिया, उन्होंने छुट्टियां दे रही है हमें। अंकल शफकत आई लव यू, आपने हमें छुट्टियां दे दी, थैंक यू सो मच। कहना चाहूंगी कि इन्होंने छुट्टियां दे दी, हम पेपरों की तैयारी आराम से घर बैठ के करेंगे स्कूल से। इस बात अंकल शफकत इतने हमें अच्छे लग रहे, उतना कोई अच्छा नहीं लग रहा। थैंक यू अंकल। नहीं होना चाहिए क्योंकि घर में बहुत ज़्यादा काम होता है और इंटरनेट का भी इशू होता है और काम कंप्लीट नहीं हो सकता। बंद तो नहीं होने चाहिए थे, लेकिन कंडीशन कुछ ऐसी है, इस वक्त बंद करेंगे क्योंकि एहतियात ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन इससे बच्चों को काफ़ी प्रॉब्लम्स होती हैं, घर पे ऑनलाइन उस तरह पढ़ा नहीं जाता है जिस तरह के फिजिकली आके पढ़ सकते हैं। ऐसे ही शफकत महमूद को हम कहना चाहेंगे कि हमें आगे भी हमारी क्लासेस ऑनलाइन कर दे ताकि हम घर में रह के सुकून से पढ़ सकें। अंकल शफकत जिंदाबाद। हम शफकत महमूद का शुक्रिया अदा करते हैं क्योंकि कोरोना फैल रहा है, स्कूल में बच्चे भी बीमार हो रहे थे, तो उनने एक बार और हमारा दिल जीत लिया है। स्कूल बंद हो रहे हैं तो इंशाल्लाह हम घर में बैठ के पढ़ाई जारी रखेंगे। कोरोना वायरस की वजह से छुट्टियां हो रही हैं, हम आपको शुक्रिया अदा करना चाहते हैं शफकत महमूद का शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि छुट्टियां दोबारा हो रही हैं। शफकत महमूद का शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने दोबारा स्कूल बंद करवा दिए हैं और हमारे सेहत के लिए उन्होंने अच्छा किया। शफकत महमूद की बहुत मेहरबानी, क्योंकि कोरोना के केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं कि हमारा इसमें भलाई है कि हम घर बैठकर पढ़ें। हम शफकत महमूद साहब का शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने स्कूल बंद कर दिए। अब हम घर बैठ कर तैयारी करेंगे और इम्तिहान के अच्छे नंबर लाने की कोशिश करेंगे। शफकत महमूद साहब को मैं ये कहना चाहूँगा, उन्होंने बच्चों के लिए बहुत ही अच्छा काम किया। नहीं, मेरा तो स्कूल जाने का दिल भी नहीं करता था, सुबह आँख भी नहीं खुलती थी। शफकत महमूद ने बहुत अच्छा किया स्कूल बंद करके। शफकत महमूद जिंदाबाद।
जी सबसे पहले देखें अंकल शफकत ने हमें दोबारा खुश कर दिया। पहले एक मरतबा छुट्टियाँ हुई, हमें उस टाइम खुशी में हुई, अब दोबारा छुट्टियाँ हो गई हैं, हमें खुशी हो रही है। कोरोना हमारी और मदद कर रहा है छुट्टियाँ में। किसी सीक्वेंस के मुताबिक इनको स्कूल खोलने चाहिए ताकि जो बच्चे पढ़ने वाले हैं उनका नुकसान ना हो। सब बच्चों की दिली ख्वाहिश थी कि छुट्टियां बढ़ें और कोरोना की सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए आज इंशाल्लाह छुट्टियां होंगी और हम 15 दिन घर में बैठकर अपनी तैयारी करेंगे। कोरोना तेजी से बढ़ रहा है, हमें अपनी सेहत का ख्याल रखना चाहिए, इसीलिए हुकूमत ने जो भी फैसला किया है हमारी अच्छाई के लिए क्या होगा, हमें ये फैसला बेहतर लगता है, हम इंजॉय करेंगे। तो जनाब बच्चे बड़े खुश हैं। कुछ बच्चे ये कह रहे हैं कि नहीं स्कूल जाना चाहिए क्योंकि घर में थोड़े मसले होते हैं, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आती कि बच्चे स्कूल जाने से इतना ज़्यादा क्यों घबराते हैं, छुट्टी पर इतना खुश क्यों हो जाते हैं। उसकी शायद एक वजह है असातिज़ा का रवैया, और वो है जारहाना रवैया। मार पीट भी तलबा को तालीम से दूर करने का एक बड़ा सबब बनती है। क्योंकि एक ऐसा वाक़या पेश आया चीज़ा वतनी में, वाक़या आपको दिखाते भी हैं, वो वाक़या दिखाएंगे, लेकिन इसके साथ साथ चूंकि ये एक वाक़या जिस पर बात करनी भी ज़रूर, लेकिन इसके साथ साथ बहुत से ऐसे स्कूल्स हैं, बहुत से ऐसे असातिज़ा जहाँ पर ज़ाहिर है ऐसी चीज़ों को कंडेम किया जाता है। कल ही मैं एक टीचर से बात कर रहा था एंड शी वाज हैप्पी कि उनका स्कूल बंद नहीं हुआ, क्योंकि उन्होंने कहा कि जो ऑनलाइन सिस्टम है उसको फॉलो करना खासा मुश्किल हो जाता है उनके लिए भी, और ज़ाहिर है स्टूडेंट्स की राय जब उन्होंने सुनी, स्टूडेंट्स भी कहते हैं कि मुश्किल होता है ऑनलाइन सिस्टम, या फॉर दैट मैटर अगर हाइब्रिड सिस्टम की अगर हम बात करें, किसी दिन स्कूल जाना 50% बच्चों का, फिर ऑनलाइन पढ़ना, तो बच्चे ज़रा सा डिस्टर्ब होते हैं। और इसके साथ साथ वो बच्चा जो एक दिन स्कूल जा रहा है, नेक्स्ट दिन छुट्टी कर रहा है, नहीं एक दिन वो जल्दी उठ रहा है और एक दिन वो लेट उठ रहा है, उसकी भी रूटीन ख़राब होती है। जो बच्चे ये कहते हैं कि हम स्कूल इसलिए जाना नहीं चाहते जो कि सुबह जल्दी उठना पड़ता है, तो इनकी गलती नहीं, गलती इनके वालिदैन की है जो इनको सुबह जल्दी उठाते नहीं, क्योंकि शायद वो खुद लेट उठते हैं। एनीवेज कुछ मामलात ऐसे हैं जिसकी वजह से ये लगता है कि बच्चे स्कूल जाने से कतराते, तो ऐसे में हमें ये ज़रूर देखना है कि बच्चों का हर्ज होता है, और जब बच्चों का हर्ज हो रहा है तो हमें ज़रूर देखना है कि हर्ज क्यों हो रहा है। एनीवेज जी, जब इस तरह हमने पहले बात की, महक आपने कि चीचा वतनी का एक वाक़या, तो जो मारपीट के वाक़यात रिपोर्ट होते हैं ये थानों में भी हम सुनते हैं, लेकिन अगर असातिज़ा का रवैया ऐसा हो तो फिर तलबा की बात कुछ ठीक मालूम होती है। लेकिन जहाँ तक बात थानों की है, ज़रा उसके कल्चर को तब्दील करना है, और तब्दील कैसे हो रहा है थाना कल्चर, इससे मुतालिक खबर हमारे पास एबटाबाद से है कि किस तरह से वहाँ पर अब पुलिस अफसरान इस महकमे की कारकर्दगी बेहतर बनाने के लिए मौजूद हैं और साथ ही साथ जो हम ये भी देख रहे हैं, थाना कल्चर जब तब्दील करने की बात होती है तो ये बात हम अक्सर पंजाब में सुनते हैं, लेकिन अब एक अच्छी खबर ये आई है कि एबटाबाद के थानों से जहां खवातीन की शिकायत सुनने के लिए खुद खवातीन अहलकारों को तैनात किया गया है। यकीनन एक खुश आइंद ये कदम है, क्योंकि आवाम को जितनी सहूलियात मिलेंगी, आवाम के दिलों में महकमे की उतनी ही ज़्यादा इज्जत बढ़ेगी। बहुत ज़्यादा खवातीन इस वजह से शायद नहीं जा पाती थी या बात नहीं कर पाती थी, क्योंकि जो हम देखते थे कि मर्द हजरात पुलिस अहलकार होते थे, उनसे बात करना, उनसे डिस्कस करना अपने इश्यूज को खासा मुश्किल लगता था। लेकिन जब एक खातून ही सुनेगी आपका मसला, एक खातून दूसरी खातून का मसला सुनेगी, तो आप रिलैक्स हो जाएंगे, ईजी हो जाएंगे। बिल्कुल, इससे मुतालिक DPO एबटाबाद आज हमारे मेहमान होंगे, लेकिन बढ़ते आगे कुछ और अच्छे मामलात हैं उससे मुतालिक भी जिक्र करते हैं। अच्छी चीज़ एक ये हुई कि 2 रोज़ पहले गिलगित बल्तिस्तान असम्बली में गिलगित बल्तिस्तान को अबूरी सूबा इंटरिम प्रोविंस बनाने की तारीखी करारदाद मुत्तफ़िक़ा तौर पर मंजूरी, यानी तमाम पार्टीज़ मुत्तफ़िक़ थीं इस मामले पर। यह बड़ा कदम है, चूँकि वैसे भी हमारे मुल्क में नए सूबों की अशद ज़रूरत है, जिस तरह हमने जिक्र करते आए हैं रादर पहले कि जो सूबा जो स्पेशली जहाँ पर पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, स्पेशली पंजाब, तो वहाँ पर भी कहा जाता है कि छोटे छोटे सूबे उनके एडमिनिस्ट्रेटिव मामलात को बेहतर बनाने के लिए, ऐसे में जनूबी सूबा ये बनाने की बातें तो बहुत हुई, लेकिन अभी तक इस तरफ कोई पेशरफ्त नहीं हुई। हम देखते हैं इलेक्शन कैंपेन में तो नाम आता है, नारा भी लगता है, लेकिन उसके बाद शायद भूल जाते हैं। और बड़ी जब PTI जब गवर्नमेंट में आने वाली थी, इलेक्शंस जब होने वाले थे, तो हमें याद है कि जनूबी पंजाब को सूबा बनाने के हवाले से बड़ी कोई बातें हुई थी, और खुसरो बख्तियार साहब डेली की बुनियादों पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे। तो जनाब जब सियासतदानों को वोट चाहिए होता है तो वो फिर आवाम को शायद इस तरह के थोड़े बहुत लॉलीपॉप दे देते हैं। जब हम बात करें इलेक्शन की, तो एक इलेक्शन जिसकी बड़ी कोई धूम है वो है सेनेट के इलेक्शन। इस वक्त तमाम के तमाम सियासतदान मसरूफ़ अमल हैं सेनेट के इलेक्शंस में। सेनेट इलेक्शंस तो हो गए हैं, लेकिन अभी चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन सेनेट का इंतखाब बाकी है, जिसके लिए
अपोजिशन और हुकूमत जो है गठजोड़ों पे लगी हुई है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने PTI की कोर कमेटी का इजलास आज बुलाया है, जिसमें चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन सेनेट के इंतखाब पर गौर होगा और इसके अलावा मुल्क की सूरत हाल और PDM के लॉन्ग मार्च पर भी तबादला ख्याल होगा, क्योंकि मौलाना ये कह चुके हैं कि लॉन्ग मार्च हर सूरत होगा। अब ऐसा भी नहीं है कि हुकूमत सिर्फ इलेक्शंस में लगी हुई है। कल एक बहुत अच्छा इकदाम जो मेरी नज़र से गुजरा वो ये है कि कोई भूखा नहीं सो गया। हमने देखा कि वज़ीर आज़म ने जब इस प्रोग्राम का आगाज़ किया तो वो खुद बड़े पुरएतमाद थे। एग्जैक्टली जी, वो खुद वहाँ मौजूद थे और इसमें हमने देखा कि किस तरह से अब इस प्लान पर अमल दरामद होगा कि गाड़ियाँ गरीब बस्तियों में जाएंगी और खाना प्रोवाइड करेंगी। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी खबर है। एक और अच्छी खबर वो कराची वालों के लिए, और वो ये है कि बिजली का झटका थोड़ा सा लगेगा कम। के इलेक्ट्रिक की तरफ से जनाब मामला अब इस तरह से हैं कि लोड शेडिंग से तो हम देखते हैं मुतासर है, लेकिन वफाकी हुकूमत ने अब के इलेक्ट्रिक पर कुछ नवाजिशात की हैं। LNG की नई लाइन की इजाज़त दे दी है, जिससे कंपनी 900 मेगावाट बिजली पैदा कर सकेगी। इसके अलावा नेपरा ने कराची वालों के लिए बिजली ₹2.17 फी यूनिट सस्ती कर दी है। अब मैं आपसे पूछूंगी, सिर्फ ₹2 फी यूनिट है? ये देखा पॉजिटिविटी एंकर का असर गया। तो जनाब, वैसे अगर हुकूमत सहूलियत फराहम करे तो हम बहुत ज़्यादा आगे जा सकते हैं। हमारे पास बहुत टैलेंट मौजूद है। अच्छा, सहूलियात का फराहम करना एक अलग चीज़, लेकिन अगर प्लेटफॉर्म दिया जाए, क्योंकि अगर कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो अपनी मदद आपके तहत भी बड़ी चीज़ें बना लेते हैं, हैरान करते हैं लोगों को, लेकिन उन्हें ज़रूरत होती है प्लेटफॉर्म की। एग्जैक्टली जी, प्लेटफॉर्म रिक्वायर्ड होता है। समटाइम्स आपके जो स्किल्स होते हैं उनको पॉलिश करने की भी ज़रूरत होती है। मुल्क में मोबाइल फ़ोन इंडस्ट्री कदम जमाने लगी है। पैदावार 10 लाख पीस से ज़्यादा होगी। 6000 से ज़्यादा अफराद को नौकरियां मिलेंगी। जल्द पाकिस्तान माहाना 36 लाख फ़ोन्स की तलब इंपोर्ट के बगैर पूरी कर लेगा। आज नया दिन में आपको मिलवाएंगे ऐसे शख्स से जिन्होंने माजूरी को मजबूरी नहीं बनने दिया, हिम्मत की और बेहतरीन तरीके से ज़िंदगी की राह पर। ये भी आज हमारे मेहमान होंगे, इनसे मुतालिक भी हम कुछ बात करेंगे। लेकिन अगर आलमी मंजरनामे की बात कर लें कि वहाँ पर हो रहा है क्या, चूंकि एक इंटरव्यू ने तहलका मचाया, लेकिन सास ने कहा कि हम इसको देखेंगे। अच्छा, वेरी नाइस कि उन्होंने कहा कि हम इसको देखेंगे भी, एड्रेस भी करेंगे। मेघन बहुत अजीज़ है उनको, और जिस तरह उन्होंने कहा कि पूरी जो फैमिली है वो हमें अजीज़ है और हम रंजीदा हैं इस बयान पे, और ये जो नस्ल परस्ती की बात हुई है इस पर ज़रूर हम इस मामले को देखेंगे और प्राइवेटली इस मामले को डील करने की कोशिश करेंगे। ज़ाहिर ये देख रहे हैं हम कि इस मामले को अब ज़रा ठंडा करने की कोशिश की जा रही है, और ज़ाहिर इससे मतलब हमने बात की, लेकिन आगे बढ़ते हैं और कुछ और मामला में उसका जिक्र भी कर लेना बड़ा ज़रूरी होता है। ज़रा आगे बढ़ जाना ज़रूरी होता है। तो कोविड-19 की बात कर लेते हैं कि भैया अगर आगे बढ़ जाते हैं तो हम चाह रहे हैं तो आप आगे बढ़ जाए, तो हम आगे बढ़ते हुए कोरोना की बात करना चाह रहे हैं। कोविड-19 की बात करते हैं जनाब। चूंकि थर्ड वेव एक्सपीरियंस हम कर रहे हैं, हम देख रहे हैं कि शरह बढ़ चुकी है, ग्राफ फिर से ऊपर जा रहा है। दैट इज़ द रीज़न के NCOC ने जो इजलास किया उसके बाद जो ऐलानात किए तो उसमें सामने मामलात ये आए कि सख्तियाँ लौट आई हैं। सिनेमा, इंडोर डाइनिंग और इंडोर शादियाँ फिर से बंद हैं। ये जो अहम फैसले इसमें कहा गया है, आउटडोर तकरीबात भी महदूद मेहमानों के साथ होंगे। ग़ालिबन 300 जो गेस्ट हैं वो हो सकते हैं। इस्लामाबाद के दफातर में 50% हाज़िरी फौरी नाफिज, यानी 50% जो वर्क है वो फ्रॉम होम होगा, और ये तो इस्लामाबाद में फौरी तौर पर अमल करवा दिया गया, लेकिन ये ज़रूर कहा गया कि बाकी जो प्रोविंसेस है वहाँ पर भी ये हो। सही है, बिल्कुल। और अब सवाल ये है कि क्या ये वाकई तीसरी वेव है? क्या हम दूसरी का मुकाबला कर चुके हैं, दूसरी से निकल चुके हैं, या फिर दूसरी वेव ही इतनी शिद्दत इख्तियार कर गई है? क्योंकि जब हम कहते हैं कि हम तीसरी लहर में दाखिल हो गए हैं, तो ये इसका दूसरी लहर से मवाजना करने से पहले ये सोचना इंतहाई ज़रूरी है कि दूसरी लहर हम पे क्या असरात छोड़ के गई है, जो तीसरी लहर में ऐसे इकदाम हमें उठाने पड़े हैं। पंजाब के जब हम 7 शहरों की बात करते हैं, जिसमें लाहौर है, गुजरावाला है, फैसलाबाद है, रावलपिंडी है, तो तालीमी इदारे 15 से 28 मार्च तक बंद करने का कह दिया गया जनाब। सिंध और बलूचिस्तान में तालीमी इदारों में 50% हाजिरी का फार्मूला अपनाया जाएगा। शहरियों से मास्क लाजमी पहनने की अपील की गई है। पार्क्स जो हैं उनको शाम 6 बजे, बाजार और मॉल्स, रेस्टोरेंट 10 बजे बंद हो जाएंगे। अच्छा, इसके साथ साथ अगर हम ये देख लें कि कोविड वैक्सीन उसका मरहला कहाँ पहुँचा, तो जनाब कल ही खबर हमने इस प्रोग्राम में शेयर की थी
कि जो पहले 60 प्लस 65 प्लस जो शहरी थे, जो बुजुर्ग शहरी थे, सीनियर सिटीजन थे, उनको चूंकि वैक्सीन नहीं लग रही थी, अब ये कहा गया कि कुछ ममालिक से डाटा मुरत्तब हुआ, साइनोफार्म की वैक्सीन उनको लगाई जा सकती है उन डेटा की बेसिस, उस डाटा की बेस। पहले एस्ट्राजेनेका का इंतजार किया जा रहा था। पंजाब भर में 104 सेंटर्स फाल हो गए हैं। लाहौर एक्सपो फील्ड हॉस्पिटल में भी वैक्सीन लग रही है। सिंध भर में 57 मराकज कायम हो गए। क्वेटा यहाँ पर 44 मरकज बनाए गए हैं और जो सीनियर सिटीजन है वो 1166 पर अपना ID कार्ड नंबर भेजेंगे, रजिस्ट्रेशन हो जाएगी और वो बताएंगे कि किस तारीख को और किस जगह पर आपको वैक्सीन लगनी है। इस वक्त हमें ज्वाइन कर रही हैं डॉक्टर नौशीन हामिद साहिबा, पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए सेहत हैं। बेहद शुक्रिया आपके वक्त का। डॉक्टर साहिबा, पहले मुझे ये प्लीज क्लियर कीजिएगा, ये जो मामला पहले रोका हुआ था सीनियर सिटीजन को वैक्सीन का, जिससे मुताल्लिक कहा गया था कि मार्च या अप्रैल में एस्ट्राजेनेका की जो वैक्सीन कोवैक्स के प्लेटफॉर्म से आ रही हैं वो लगाई जाएंगी इनको, चूंकि वो लग सकती हैं, लेकिन अब तो वो वैक्सीन मौजूद नहीं है, लेकिन इनको लगाई जा रही है साइनोफार्म की वैक्सीन। क्या हम मुतमईन हो गए हैं उस डाटा से कि ये साइनोफार्म की वैक्सीन लगाई जा सकती है हमारे सीनियर सिटीजन्स को? जी बिल्कुल, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, साइनोफार्म के जो हमारे पास इनिशियल क्लिनिकल ट्रायल्स के रिजल्ट्स थे, उसके अंदर जो लोग थे उनमें 60 प्लस लोगों की तादाद बहुत कम थी। हमारे पास इनफ डाटा नहीं था, इसलिए इनिशियली जो है वो साइनोफार्म रेकमेंड नहीं की गई थी एल्डरली के लिए। पर अब चूंकि ये आपको पता है कि पूरे यूएई में लगी है, बहरीन में लगी है, चाइना में लगी है, तो अब हमारे पास इतना डाटा आ गया था कि ये 60 प्लस लोगों के लिए बिल्कुल सेफ है। इसलिए हमारी टेक्निकल एक्सपर्ट कमेटी ने इसका अप्रूवल दे दिया कि ये 60 प्लस लोगों को लग सकती है। और कल से जैसे कि आपने देखा है कि लग रही है। इसमें सबसे पहले जो सबसे हाईएस्ट एज ग्रुप के लोग हैं जो 80 प्लस हैं, उन लोगों से शुरू हुई है और ग्रेजुअली जैसे जैसे वो कवर होते जाएंगे हम नीचे की तरफ आते जाएंगे 60 प्लस की तरफ। ये जो सीनियर सिटीजन को डॉक्टर साहब वैक्सीन लग रही है, क्या मैं इससे ये समझूं कि जो फेज 1 था वो मुकम्मल हो गया? डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ, दे आर डन विद दिस? नहीं जी, अभी वो सारे कवर नहीं हुए। कितने फीसद हुए? जी अभी ये दोनों चीजें साथ साथ चल रही हैं। हमारे पास तकरीबन 4.5 लाख हेल्थ केयर प्रोफेशनल रजिस्टर्ड थे, अभी वो सब कवर नहीं हुए हैं, मगर डेली बेसिस के ऊपर अब उनकी बड़ी तादाद जो है वो लगवा रही है। तो इंशाल्लाह ये दोनों फेजेस को हम साथ साथ लेके चलेंगे और कवरेज जो है दोनों पॉपुलेशन इनकी होगी। ठीक, डॉक्टर साहिबा आपको लगता है कि कुछ ऐसा प्लान मुरत्तब होना चाहिए वैक्सीन को लेकर, चूंकि आपने कई बार ये जिक्र किया कि आलमी सतह पर वैक्सीन की फराहमी एक बहुत बड़ा मसला है, तो जाहिर है जो वैक्सीन अवेलेबल होगी हमें बड़े ध्यान से लगानी होगी कि हम किसको लगा रहे हैं। ऐसे में क्या ऐसा प्लान मुरत्तब किया जा रहा है कि सबसे पहले ऐसे शहरों को वैक्सीन लगाई जाए जिनका डेली कॉन्टैक्ट ज्यादा होता है? फॉर एग्जाम्पल जो फूड डिलीवरी के लोग हैं, फॉर एग्जाम्पल जिनका पोस्टल सर्विस से ताल्लुक है, फॉर एग्जाम्पल टीचर्स हैं, यानी ऐसे लोग हैं, फॉर एग्जाम्पल ग्रोसरी स्टोर पर मौजूद होते हैं जिनका डेली कांटेक्ट बहुत ज्यादा होता है। तो क्या ऐसा प्लान मुरत्तब नहीं किया जा रहा कि वैक्सीन चूंकि कम है, ऐसे लोगों को लगाएंगे तो फैलाव ऑटोमेटिकली स्लो डाउन हो जाएगा? जी बिल्कुल, ये बात बिल्कुल सही है कि जिन लोगों की पब्लिक डीलिंग ज्यादा है, जो ज्यादा कांटेक्ट में रहते हैं, उनको पहले तो इसके लिए एनसीओसी में ये प्रपोजल अंडर कंसिडरेशन है कि टीचर्स और इस तरह से हमारे दूसरे जो पुलिस के लोग और जो लोग जिनकी बहुत ज्यादा इंटरेक्शन है कि उन लोगों को भी हम प्रायोरिटी पॉपुलेशन में इंक्लूड कर लें। और जिस तरह से अब वैक्सीन आने का सिलसिला जो है वो चल पड़ा है और अब इंशाल्लाह ताला ये अब हमें मार्च में ही साइनोफार्म की भी मजीद वैक्सीन आ रही है और उसके अलावा एस्ट्राजेनेका की जो हमारे पास 14.5 मिलियन वैक्सीन की खेप आनी है, उसके अलावा कैंसिनो बायो जो इस वक्त गवर्नमेंट ने उसकी बुकिंग भी करा दी है। तो ये जैसे से ये वैक्सीन की तादाद हमारे पास पहुंचती जाएगी, हम मजीद पॉपुलेशंस को इंक्लूड करते जाएंगे बीच में। ठीक है, अच्छा डॉक्टर साहब, और उम्मीद है कि आने वाले 2 हफ्तों में हम 50 के देंगे। अच्छा डॉक्टर साहब, एक चीज़ ज़रा मुझे समझाएगा। हम बात करते हैं कि पंजाब में तादाद बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, पंजाब में केसेस ज़्यादा आ रहे हैं। डेली की बुनियाद पे अगर मैं ये कहूँ कि 15,000 हैं, तो अगर मैं गलत हूँ तो प्लीज़ आप मेरी तस्दीक कीजिएगा। जबकि अगर हम सिंध की बात करें तो डेली 8,000 टेस्ट होते हैं। क्या टेस्ट ना कराने का मामला है कि जो हमें सिंध में तादाद कम नज़र आ रही है और पंजाब में ज़्यादा नज़र आ रही है, या पंजाब में SOPs का नाफिजुल अमल करना ही बेहतर नहीं है जो पंजाब की तादाद ज़्यादा बढ़ रही है? देखिए, ये तो एक फैक्ट है कि जितनी ज्यादा टेस्टिंग होगी उतने ज्यादा केसेस आपके सामने आएंगे।
असल में हमने देखना होता है, पॉजिटिविटी रेशियो भी देखना होता है कि जितने केस टेस्ट हुए हैं उसमें से कितने पॉजिटिव आए हैं, उसका रेशियो भी देखा जाता है। उससे भी आपको अंदाजा हो जाता है कि इन्फेक्शन कितनी फैल रही है। तो पॉजिटिविटी रेशियो पिछले 1-1.5 हफ्ते पहले कोई 3-3.25 के करीब था और आज ये 4.6 पे पहुंचा हुआ है। तो डेफिनेटली केसेस में इंक्रीज तो हो रहा है और पूरे पाकिस्तान में केसेस इंक्रीज हो रहे हैं। तो इसके अंदर यही बात है कि SOPs जो हैं उनके ऊपर हमें ज्यादा सीरियसली उनको लेना चाहिए और ये मास्क जो है ये बहुत ज्यादा जरूरी है और इससे फैलाव बहुत हद तक रुक सकता है। मगर अनफॉर्चुनेटली लोग जो हैं वो हुकूमत की बार बार हदायत के बावजूद, बार बार रिक्वेस्ट के बावजूद जो है वो SOPs को सीरियसली नहीं ले रहे, जिसकी वजह से हम एक दफा फिर इजाफा देखने को आ रहा है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक और चीज़ हम बार बार बात करते हैं कि हम तीसरी लहर में दाखिल हो गए हैं, तीसरी लहर में हमें ये चीज़ें फेस करना पड़ी हैं। इस चीज़ को हम किस तरह से कंफर्म करेंगे कि अच्छा हम दूसरी लहर से निकल के तीसरी लहर में दाखिल हो गए हैं? देखें, ये चीजें हमको इतनी डिफाइन नहीं कर सकते, इसलिए क्योंकि कोरोना केसेस किसी स्टेज पर भी एक बिलो थ्रेशोल्ड लेवल नहीं गए हैं। आपने देखा है कि इन्फेक्टिविटी रेट जो है वो 3 से नीचे तो किसी स्टेज के ऊपर भी नहीं गया जब से सो कॉल्ड जो हम सेकेंड वेव कहते हैं। तो इसलिए ये वेव्स इतनी क्लियरली डिफाइंड नहीं है, या तो बिल्कुल एक डिप आ जाए और बिल्कुल बेस लाइन के पास पहुंच जाए ग्राफ, तो फिर हम कह सकते हैं कि जी ये वेव खत्म हो गई है और अब अगली वेव। तो ये बिल्कुल एक हम समझती हूँ कि कंटिन्यूस प्रोसेस है कि पूरी तरह अभी हमने बेसलाइन को टच नहीं किया तो फिर फ्लक्चुएशन शुरू हो जाती। ठीक इसलिए ये वेव्स बहुत क्लियरली डिफाइंड नहीं है। ठीक है, क्लियरली डिफाइंड नहीं होती। ठीक है डॉक्टर साहब, एक बात और बताइएगा कि एक न्यूज़ सर्कुलेट हो रही है, चूंकि ज़ाहिर है हम इंतजार करते हैं एस्ट्राजेनेका वैक्सीन का कोवैक्स के प्लेटफॉर्म से। अब खबर ये रिपोर्ट हो रही है, इंडियन साइड पर ज़रा ज़्यादा रिपोर्ट हो रही है कि पाकिस्तान को तकरीबन 45 मिलियन डोजेज 4.5 करोड़ बनती हैं डॉक्टर साहबा, ये वैक्सीन मिलनी है पाकिस्तान को। इंडियन मेड ये वैक्सीन है, आप इसको क्लियर करेंगे प्लीज? देखिए, कोवैक्स का जो प्लेटफॉर्म है उसने हमारी 20% पॉपुलेशन के लिए कमिटमेंट की हुई है कि वो अपनी तमाम मेंबर कंट्रीज की 20% पॉपुलेशन को देगा। तो पाकिस्तान में तकरीबन वो 45 मिलियन ही बनती है, तो वो हमें देगा। अभी उन्होंने उनके प्लेटफॉर्म से सिर्फ एस्ट्राजेनेका नहीं, ये तो पहली एक कंसाइनमेंट आएगी। उसके बाद हो सकता है कि वो हमें दूसरी कंपनीज की भी प्रोवाइड करें। वो वैक्सीन भले कोवैक्स के प्लेटफॉर्म से आ रही है, लेकिन क्या वो मेड इन इंडिया वैक्सीन है डॉक्टर साहिबा? जी देखिए, ये एस्ट्राजेनेका जो है ये ऑक्सफोर्ड की वैक्सीन है और उनकी फैक्ट्री जो है वो इंडिया में है, वहाँ का सीरम इंस्टीट्यूट एक है। इस वक्त आपको ये देखना होगा कि इंडिया वन ऑफ द बिगेस्ट मैन्युफैक्चरर्स ऑफ वैक्सीन इन द वर्ल्ड है, और ये आज का नहीं है, वैक्सीन वहां पर हमेशा से जो है इंडिया ने लीड ली हुई है वैक्सीन बनाने में। तो जाहिर है कि वो जो बड़ी वैक्सीन प्रोड्यूसिंग कंट्रीज हैं उन्हीं से लेना, और चूंकि हमारा रीजन इधर आता है, ये एशियन जो एशिया पैसिफिक रीजन है, वो चूंकि वहां पे इंडिया सबसे ज्यादा बड़ा मैन्युफैक्चरर है, तो इसलिए वो कोशिश ये हो रही है कि जिस रीजन में जहां पे वैक्सीन प्रोड्यूस हो रही है वहां उस रीजन को वहीं से ही प्रोवाइड की जाए। एक जुमला और, क्या मैं इसको यूं समझूं कि इंडिया हमें वैक्सीन नहीं दे रहा, कोवैक्स प्लेटफॉर्म की वजह से वो वैक्सीन पाकिस्तान को मिलनी ही मिलनी है, इंडिया पर भी ये पाबंदी है? जी बिल्कुल, क्योंकि ये परचेज जो है ये कोवैक्स का प्लेटफॉर्म कर रहा है, ये इंडिया नहीं दे रहा या कोई और उसको वहां से डायरेक्ट। ठीक है डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर क्लियरिंग दिस। इंडिया हमें वैक्सीन नहीं, कोवैक्स के प्लेटफॉर्म से वैक्सीन आ रही है, इंडिया में बंद जरूर रही है, लेकिन ज़ाहिर है कोवैक्स वो खरीद कर और डेवलपिंग नेशंस को वैक्सीन उसने प्रोवाइड करने, जिसमें जो पहला मुल्क था वो घाना था, जहां पर ये कोवैक्स प्लेटफॉर्म से एस्ट्राजेनेका पहुंची थी, और इंशाल्लाह जल्द पाकिस्तान में भी ये एस्ट्राजेनेका वैक्सीन पहुंच जाएगी। आगे बढ़ते हैं जनाब, जब हम कोविड की तीसरी लहर की बात करते हैं तो इसमें हमें सबसे ज़्यादा मुतासिर तो पंजाब भी लगता है, जो कि आबादी के लिहाज से पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है। गुज़श्ता रोज़ पंजाब के 7 शहरों में 2 हफ्ते तक स्कूल को बंद रखने का फैसला किया गया है। वज़ीर तालीम पंजाब मुराद राज साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, उन्हीं से जान लेते हैं, उनसे बात करते हैं कि हक़ाइक़ क्या है। मुराद साहब, बेहद शुक्रिया आपके वक्त का। कहिएगा, पंजाब के स्कूल्स में कोविड बढ़ने की शरह क्या थी? अगर स्कूल्स की बात की जाए तो डेटा क्या बताता है कि कितने केसेस आ रहे थे इन 7 शहरों में जहां स्कूल्स बंद करने का फैसला किया गया है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, सिर्फ स्कूल्स को नहीं देखा गया, पूरी डिस्ट्रिक्ट को देखा गया
कि उस डिस्ट्रिक्ट के अंदर क्या रेशो आ रही थी, वहाँ पे हॉस्पिटल्स के अंदर जो लोग आ रहे थे ट्रीटमेंट के लिए, कितने लोग दाखिल हो रहे थे, क्योंकि आप सिर्फ एक चीज़ को नहीं दे सकते, आपने पूरी कम्युनिटी को देखना है कि कम्युनिटी किस तरह अफेक्ट हो रही है। सो जो डाटा हमारे पास हर रोज़ आ रहा था वो डाटा बढ़ रहा था इन डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर, और जिसकी वजह से हमने डिसाइड किया कि बजाय कि हम अक्रॉस द पंजाब बंद करें, हमने कहा नहीं, कि डाटा के साथ सही फैसले करने चाहिए। एक चीज़ जहाँ जो इफेक्ट ही नहीं कर रही एक जगह को, हम उन बच्चों का नुकसान तो ना करें, बच्चों का पहले ही बहुत ज़्यादा नुकसान हो चुका हुआ है, 8 महीने बच्चे स्कूलों से बाहर रहे। सो इस दफ़ा हमने फैसला किया है डाटा देख के, और सिर्फ 60 डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर हमने भी फैसला किया है कि ये हम करेंगे, बंद करेंगे 2 हफ्ते के लिए, और इंशाल्लाह ताला देखना बेहतरी आएगी। ठीक है सर, ज़ाहिर है ये एक मुश्किल फ़ैसला था, और मुझे प्लीज़ ये क्लियर कीजिएगा, जिन 7 शहरों से मुताल्लिक हम बात कर रहे हैं कि वहाँ पर मामला ज़्यादा ख़राब हैं, वहाँ पर स्कूल्स बंद करने हैं, सर मुझे बताइएगा पूरा डिस्ट्रिक्ट वहाँ पर स्कूल बंद होंगे, या कि तहसील वाइज या यूनियन काउंसिल वाइज आप लोग कोई प्लान लेकर आए हैं? जो डिस्ट्रिक्ट्स अनाउंस किए हैं, जो हमने 60 डिस्ट्रिक्ट अनाउंस किए हैं, उनमें अक्रॉस द बोर्ड स्कूल बंद होंगे, उनके अंदर इलाकों में स्कूल बंद नहीं होंगे, क्योंकि सारी डिस्ट्रिक्ट जो है वो इफेक्टेड है इस वक्त। अच्छा मुराद साहब, स्कूल्स के मामले पर स्कूल्स एसोसिएशंस को भी इनबोर्ड लिया गया, क्योंकि हमेशा इख्तलाफ ही नज़र आता है कि हमसे पूछा नहीं गया, हमसे मुशावरत नहीं की गई। इस बार ऐसा ही हुआ है, या फिर इस बार भी ये हुआ कि कोई मुशावरत नहीं हुई? नहीं, देखें, इसमें मुशावरत तो हमारी सिर्फ हेल्थ डिपार्टमेंट के साथ है, क्योंकि इसमें आपको मुशावरत किसी और के साथ करने, क्योंकि ये एक हेल्थ इमरजेंसी है मुल्क के अंदर, जो है मुल्क के अंदर क्या सारी दुनिया के अंदर है। सो इसलिए हमें इसमें ऑन बोर्ड सबको लेने की ज़रूरत नहीं, सवाए हेल्थ डिपार्टमेंट के और स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट। जो बेहतरीन फैसला है हमारे बच्चों के लिए, हमारे टीचर्स के लिए, वो हमने किया। ठीक सर, इन 7 शहरों के अलावा किसी और जगह पर अगर किसी स्कूल में एक भी केस रिपोर्ट होता है, वो चाहे स्टूडेंट में रिपोर्ट हो, टीचर में रिपोर्ट हो, स्टाफ में रिपोर्ट हो, क्या स्कूल बंद हो जाएगा? वो एक केस काफ़ी होगा ये फैसला लेने के लिए? देखिए, ये हमने पहले भी जो डिसाइड किया था कि जब एक केस निकलता है तो हम उस क्लासरूम को सील कर देते हैं, जब एक से ज़्यादा केस निकलता है तो फिर हम स्कूल को बंद कर देते हैं। और मैं एक चीज़ बड़ी क्लैरिटी से यहाँ कहना चाहता हूँ ताकि लोगों को ये भी पता हो, जिन स्कूलों के अंदर सेंड अप एग्ज़ाम हो रहे हैं या एंट्रेंस एग्ज़ाम है, जिस तरह सैट वगैरह के, उनको इजाज़त है कि वो अपने एग्जामिनेशन पूरे कर लें, स्पेशली जो सेंड अप के एग्ज़ाम्स हैं, क्योंकि बच्चों का पहले बहुत खर्च हो चुका हुआ है। सो मैं चाहता हूं कि ये बड़ी क्लैरिटी हो लोगों के लिए कि जहां जहां स्टैंड अप एग्जाम्स हैं उनको इजाजत है, या एंट्रेंस एग्जाम्स हैं, SOPs को फॉलो किए बगैर जहां पे अगर स्टैंड अप्स भी हो रहे हुए, हम वो जगह बंद कर देंगे। SOPs को फॉलो करना बहुत बहुत लाजमी और जरूरी है। ठीक है, और ज़ाहिर सर स्कूल्स में हमने SOPs के हवाले से देखा भी है कि माजी में ख्याल रखा गया, तो मैं इसलिए SOPs से मुतालिक बात नहीं करता। बस मैं एक आखिरी सवाल आपसे करना चाह रहा हूँ सर, जो स्कूल्स खिलाफ वर्जी करते हैं इस मामले में, स्पेशली अगर हम 7 शहरों की बात कर लें कि वो खिलाफ वर्जी करते हैं और स्कूल्स ओपन रखते हैं और वहाँ पर एग्जाम्स भी नहीं हो रहे, क्योंकि मामला कुछ ऐसे रिपोर्ट हुए सर आज सुबह के रावलपिंडी के डिस्ट्रिक्ट में कुछ स्कूल्स बंद नहीं हुए, सर क्या कार्रवाई होगी? देखें, ये तो इंशाल्लाह ताला हम देखेंगे। आपको पता है मेरा कि गवर्नमेंट की रेट को कभी भी कोई चैलेंज नहीं करेगा, एटलीस्ट मेरे होते हुए कोई गवर्नमेंट की रेट को चैलेंज नहीं करेगा। जो बंद होने हैं स्कूल जिन जिन डिस्ट्रिक्ट्स में, वो हम मेक श्योर करेंगे बंद हो, और जो नहीं करेंगे स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा। बेहद शुक्रिया। मुराद राज साहब हमारे साथ मौजूद थे और गुफ्तगू कर रहे थे कि किस तरह से स्कूल्स में डेटा की बुनियाद पर इन 7 शहरों में हमने देखा कि स्कूलों को बंद किया गया। आगे बढ़ते जनाब, जब हम हिम्मत की, जब हम हौसले की बात करते हैं तो हमारे इर्द गिर्द बहुत सारी ऐसी मिसालें मौजूद होती हैं जो कि हमें शायद बार बार ये सिखाने की कोशिश कर रही होती है कि अगर आप किसी भी माजूरी का शिकार है, किसी भी बीमारी का शिकार है, तो इसका ये हरगिज़ मतलब नहीं है कि आप अपनी ज़िंदगी में मौजूद ख्वाहिशात का गला दबा दें। आप कभी ये सोच ना पाएँ कि आप अपने ख्वाबों को हासिल नहीं कर सकेंगे, या आप ये कभी ना सोच पाएँ कि आप माजूरी की वजह से रिज़्क़ हलाल नहीं कमा सकते। ऐसा सोचना मायूसी है, और शिव हम कहते भी है कि मायूसी गुनाह है। बिल्कुल, और इंसान अगर हिम्मत करे, हौसला बुलंद रखे, तो वो क्या कुछ नहीं कर सकता। ऐसे ही एक बाहिम्मत शख्स से आज आपकी मुलाकात कराएंगे। 3 व्हील बाइक पर वो कैसे फूड डिलीवरी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, हिम्मत नहीं हारी उन्होंने, रिज़्क़ हलाल के लिए कितनी कोशिश कर रहे हैं वो। फवाद इनका नाम है, महक ने इनसे मुलाकात की, क्या रही गुफ्तगू आपको सुनवाते हैं।
बहुत सारे लोग हमारे ऐसे होते हैं जो माजूरी को एक रुकावट समझते हैं अपने ख्वाबों के दरमियान, एक दीवार समझते हैं जिसके बारे में वो ये सोचते हैं कि शायद कभी नहीं फलांग सकेंगे। हमारे इर्द गिर्द अब ऐसे लोग मौजूद हैं जो बहुत ज़्यादा बाहिम्मत बाहौसला होते हैं और अपनी किसी भी माजूरी को अपने ख्वाबों के दरमियान रुकावट नहीं बनने देते। मैंने एक ऐसे ही शख्स को खोज निकाला है, इंटरनेट पे बहुत ज़्यादा वायरल है वो, और जब मैंने उन्हें देखा तो 3 व्हील बाइक वो यूज़ कर रहे थे और मैंने सोचा कि ये जो ये नौकरी कर रहे हैं ये कैसे इसको मुमकिन बना पाता है, क्योंकि फूड पैंडा में वो जॉब करते हैं। तो जो राइडर है उसके लिए तो ज़रूरी है कि सीढ़ियाँ चढ़ेगा, उतरेगा, खाना डिलीवर करेगा, लेकिन ये बहुत सारे सवाल जब मेरे जहन में आए तो मेरे दिल में ख्वाहिश ये पैदा हुई कि मैं इनसे मिलूं। मेरे साथ मौजूद हैं फवाद भाई। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? फूड पैंडा के आप राइडर हैं, ये बड़ी अनोखी बात थी मेरे लिए। सबसे पहले तो आप मुझे बताएं जिंदगी का ये सफ़र शुरू कैसे हुआ? आपको पता है कि एक जॉब में आजकल के दौर में गुजारा नहीं होता, तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं जो है पार्ट टाइम जॉब करूं। अच्छा। तो पार्ट टाइम जॉब के लिए मुझे फूड पैंडा जो है बेहतर लगा करने के लिए। तो बेसिकली मसला आपकी राइट लेफ्ट लेग में से जी जी लेफ्ट में थोड़ा लेफ्ट साइड पे थोड़ा प्रॉब्लम है। अच्छा। इस वजह से मैं ये 4 व्हील बाइक चलाता हूँ। आपकी जो बेगम है वो आपको कितना अप्रिशिएट करती है, क्योंकि जाहिर है तकलीफ के साथ डबल नौकरी करना ये एक बड़ी हिम्मत वाली बात है। जी, मेरी वाइफ ने मुझे अप्रिशिएट किया, मुझे हिम्मत दी बाइक चलाने के लिए, और बाइक चलाने के बाद फिर मैंने फूड पैंडा पे जो है जॉब शुरू। यानी हम ये कह सकते हैं कामयाब मर्द के पीछे एक औरत का ही हाथ होता है, एक बेगम का हाथ होता है ये कहना ज़रूरी है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि जब आप डेली रूटीन में निकलते हैं बाइक पे, अपनी 4 व्हील आपकी बाइक है, तो कभी किसी पुलिस वाले ने रोका हो, सिग्नल पे चलान हो गया हो? नहीं, अल्लाह का शुक्र, कभी सिग्नल पे चलान या पुलिस वाले ने नहीं रोका, क्योंकि वो देख रहे होते हैं कि मैं जो बाइक चला रहा हूँ। अल्लाह का शुक्र किसी ने चलान नहीं किया, ना पुलिस ने रोका, कुछ भी नहीं। तो क्या कमेंट्स मिलते हैं लोगों की तरफ से? कमेंट्स लोग अप्रिशिएट करते हैं काफ़ी। जब मैं डेली के जा रहा होता हूँ बाइक पे, तो लोग रुक के जो है थम्स अप करते हैं और बड़ा अप्रिशिएट करते हैं, मुझे उससे और हिम्मत मिलती है। तो जब आप डिलीवर खाना करने जाते हैं, जैसे कि किसी भी घर में खाना डिलीवर करने गए, 3रे फ्लोर पे या 4थे फ्लोर पे उनका घर है और वो कह रहे हैं जी कि आप ऊपर आ जाएं, तो आप उनसे माजरत कर लेते हैं, उन्हें समझाते हैं, वो आपकी बात खुद से समझ जाते हैं? नहीं, माजरत तो नहीं करता, देखें काम कर रहे हैं तो ज़रा तो वो कहते हैं ना नौकरी है अगर आपकी तो आपने फिर कोई नखरा नहीं करना। जी बिल्कुल, काम करना है तो फिर 3रे-4थे फ्लोर पे तो चले जाते हैं आराम से, कोई मसला नहीं है। बट जो ज़्यादा फ्लोर होते हैं तो प्लाजा में लिफ्ट्स वगैरह लगी हुई हैं, तो लिफ्ट्स यूज़ करते हैं। और बाज़ों का कस्टमर खुद अगर नीचे आ जाते हैं, देख लेते हैं, मेरी बाइक को ऊपर से देख लेते हैं तो खुद नीचे आ जाते हैं। जी ज़बरदस्त। ये देखें ना, ये इंसानियत है और इसका मुजाहरा फिर हमारे मुआशरे में किया जाता है, लोग अप्रिशिएट भी करते हैं, तो फिर आपको उनकी तरफ से भी अप्रिसिएशन मिलती है। अप्रिसिएशन बिल्कुल मिलती है, और वो आपकी हिम्मत मजीद बढ़ाती है। हिम्मत बढ़ाते हैं, टिप दे के और हिम्मत बढ़ाते हैं। कोई टारगेट सेट किया है? सोच तो अच्छी है इंशाल्लाह। क्या सोच है, ज़रा मुझे बताएं, बहन को बताएं कि क्या सोच है। देखिए, मैं एक रेंट के घर में रहता हूँ, तो घर की ख्वाहिश है मेरी कि अल्लाह पाक घर दे दे, बाकी बच्चों को पढ़ाना है, बिल्कुल बच्चों को ज़िंदगी में आगे लेके जाना है, उनकी एजुकेशन, उनको अच्छी लाइफ गुजारें इंशाल्लाह। चलें फवाद भैया, मुझे ये तो बता रहे हैं कि आपने अपनी तकलीफ़ को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। मैं चाहती हूँ कि वो तमाम लोग जो हमारे प्रोग्राम के तवस्सुत से आपको देख रहे हैं, उनके लिए एक बड़ा पॉजिटिव सा, बड़ा एनर्जेटिक सा, बड़ा हौसले वाला आप एक पैगाम देते हैं। पैगाम ये है कि अपने कमज़ोरी को अपने ऊपर हावी ना होने दें, और जो दिल में है, जो आप कर सकते हैं वो करें, बिल्कुल किसी भी चीज़ को आपने रुकावट नहीं बनने जी बिल्कुल। तो जनाब, ये ऐसी बाहिम्मत मिसालें हमारे सामने मौजूद है, हमारे माशरे में हैं, जिनको जानना, जिनको पढ़ना, जिनसे सीखना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। खुदा ने अगर एक तकलीफ़ के साथ आपको पैदा किया है या आपको बाय बर्थ कोई तकलीफ़ है, कोई माजूरी है,
तो वो आपके लिए कोई रुकावट नहीं बननी चाहिए, बल्कि आप उस रुकावट को क्रॉस करते हुए आगे बढ़ें, उसको, उस तकलीफ़ को साथ लेकर हिम्मत बना के आगे बढ़ें, उस तकलीफ़ को अपनी हिम्मत बना लें और मुआशरे के लिए मिसाल बने, क्योंकि हमारे मुआशरे में ऐसी मिसालों का होना बेहद ज़रूरी है। फवाद भाई जैसी मिसालें यकीनन हमें हौसला देती है, हमें हिम्मत देती है कि आगे बढ़ना है, कुछ करना है खुद के लिए, अपने घर वालों के लिए, और जो जो चीज़ सोच रखी है कि फ्यूचर में ये करना है, उन चीज़ों को फिर हमने मुकम्मल भी करना है। तो जनाब, ये एक बहुत बड़ा पैकेज जो कि हुकूमत कह रही है, लेकिन क्या ये पैकेज हमारे लिए काफ़ी होगा? जितनी महंगाई बढ़ चुकी है। डॉक्टर शुजात मुबारक साहब मुआशी तज्ज़ियाकार हमारे साथ मौजूद है। हमने कहा हम अपनी आसानी के लिए, अवाम की आसानी के लिए आपसे बात कर लेते हैं, आपको इन्वाइट कर लेते हैं। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? थैंक यू, गुड मॉर्निंग। अच्छा सर, मुझे ये बताएं कि कह रहे हैं कल से हुकूमत ये कह रही जी बहुत बड़ा पैकेज, अब तक का सबसे बड़ा रिलीफ पैकेज हमने दे दिया पीटीआई की गवर्नमेंट ने। क्या ये हमारे लिए काफ़ी होगा? जितनी महंगाई बढ़ चुकी है, जितना हम देख रहे हैं कि रोज़ाना मुर्गी की कीमत बढ़ जाती है, आटा, दाल, चावल, चीनी, हर चीज़ तो महंगी है, तो क्या उस लिहाज से बहुत बड़ा पैकेज है? अच्छा, सबसे पहले जब लोगों ने कहा कि ये बहुत बड़ा पैकेज है तो बहुत सारे इकोनॉमिस्ट ये समझ रहे थे शायद ये $7 बिलियन का होगा, क्योंकि जब बड़े का वॉल्यूम कहा गया तो 7 अरब रुपए की, तो आपको पता है कराची शहर में लोग खजूरें खा जाएंगे आपके शायद 2-4 दिन में। ये आप देख लीजिएगा डेट्स की जो डेली ट्रेडिंग है। तो अगर आप इसको पूरे पाकिस्तान में लेके जाएं और इनसे पूछें, यूटिलिटी स्टोर वालों से पूछ लीजिए, तो शायद ये 4-5 दिन के लिए तो प्राइसेस को कम कर सके, उसके बाद दोबारा से प्राइसेस वो बढ़ जाएंगी। तो 7 अरब रुपए तो मेरे ख्याल में इट्स वो ऊंट के मुंह में जीरे वाली बात है, और उसका कोई भी रिलीफ वैसे मिलने वाला नहीं है। गवर्नमेंट को भी पता है, लेकिन जाहिर है कि थोड़ा सा वो विंडो ड्रेसिंग करने के लिए, एक मेकअप करने के लिए एक चीज़ जो है वो सामने कर दी है। लेकिन जो चीज़ नहीं कर रहे हैं वो हम आपके प्रोग्राम में भी बार बार कह चुके हैं कि वो है रेगुलेटरी, प्राइस की रेगुलेशंस। जो गवर्नमेंट के अपने लोग हैं, जो गवर्नमेंट के अब जो मशीनरी है, दे हैव टू कम टू द मार्केट्स, वो देखें तो सही कि जो प्राइसेस में इजाफा है इसकी वजह क्या है। और फिर स्पेशली जो बिल्कुल आपके रिटेलर्स हैं और फिर डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, अगर आप फैक्ट्री की प्राइस के साथ कंपेयर करते हैं तो 50%, कई दफ़ा 75%, 100% तक जो प्रॉफिट चार्ज कर रहे हैं। तो रेगुलेटरी जब तक गवर्नमेंट के अफेयर्स सही नहीं होंगे, जो ये जितना भी पैकेज, इवन के मैं आपको बताऊं ये 70 बिलियन का पैकेज भी शायद एक महीने के लिए काफ़ी हो, इससे ज़्यादा नहीं। तो रिलीफ के बजाय रेगुलेटरी अफेयर्स पे काम करने की ज़रूरत है। ये सारे इकोनॉमिस्ट कह रहे हैं, ये कोई नई बात नहीं है। और ये एग्जैक्टली नई बात नहीं है। जब भी हम डिस्कशन करते हैं ये पॉइंट ज़रूर रेज होता है। मेरी समझ में नहीं आता सर कि हुकूमत इस पर सोचती क्यों नहीं है, क्योंकि सर लोकल बॉडीज़ पर ध्यान नहीं है। लोकल बॉडीज़ नहीं होंगी तब तक कि रेगुलेटरी बॉडीज़ उस तरह से फाल नहीं होंगी, बिकॉज कमिश्नर जो है वो ज़ाहिर है उनकी भी ड्यूटी तो है, बट जब तक लोकल बॉडीज़ नहीं होंगी तब तक हमें ये चीज़ नज़र नहीं आएगी। देखिए वजह क्या है, वजह यह है कि गवर्नमेंट जब इस पे हाथ डालती है तो बहुत सारे इसमें क्या कहते हैं कि अपने लोग उसमें आ जाते हैं। क्योंकि जब आपके बहुत सारे वर्कर्स जो हैं उनके अपने बिजनेस होंगे, आपके बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि खुद इसमें इन्वॉल्व होंगे। तो पॉलिटिकली अपने आप को नुकसान ना पहुंचाने के लिए गवर्नमेंट अक्सर जो है ना ये इस तरह के स्टैंड के चलें, ठीक है 7 अरब की सब्सिडी दे दी, या आपने जो है ना वो गरीबों के लिए खाना तकसीम करने का कुछ इस तरह से कर दिया। अप्रोच है अब कोई भूखा नहीं सोएगा, या इस तरह की सब्सिडीज दे देना, इस तरह के पैकेजेस को अनाउंस कर देना, तो यानी वो वज़ीर आज़म है, ठीक है फिलैंथ्रोपी बड़ी अच्छी चीज़ है, बट ही इज़ अ प्राइम मिनिस्टर एट द सेम टाइम। सर ये आपको नहीं लगता ये सब्जेक्टिव से अब ऑब्जेक्टिव अप्रोच की तरफ स्विच करना पड़ेगा गवर्नमेंट को? लॉन्ग टर्म में जाना होगा आपको, कौम को आप उसको, यू हैव टू सी द इंटेग्रिटी ऑफ द नेशन। आप में से हर बंदा हो सकता है, बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो भूखे होंगे, वो जाके वहाँ पे खाना नहीं खाएंगे। आपको अपने नौजवानों को लेके आना है और एंटरप्रेन्योरशिप डेवलप करें। मैं यहाँ पे थोड़ा सा एक चीज़ ऐड कर देता हूँ। पाकिस्तान में इस वक्त जो आपका सबसे नेग्लेक्टेड एरिया वो ज़राअत है। अगर आप अपने नौजवान को वर्टिकल फार्मिंग की तरफ लेके आएँ, आप उसको कैटल फार्मिंग की तरफ लेके आएँ, ज़राअत के अंदर आप लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को वहाँ पे इंड्यूस करें, तो आपका फूड इन्फ्लेशन ना सिर्फ बहुत कम हो सकता है बल्कि आप फूड एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। हमारे सामने ऑस्ट्रेलिया का मॉडल मौजूद है, हमारे सामने इवन कि अमेरिका में जो नौजवान है वो प्रॉपरली पढ़ते हैं एग्रीकल्चर को, एंड देन वो अप्लाई करते हैं जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ हैं डेवलप करने के लिए, एंटरप्रेन्योरशिप और जो ज़राअत की जो प्रोडक्ट्स हैं। अनफॉर्चुनेटली जब हम एंटरप्रेन्योरशिप की और इन सॉल्यूशंस की बात करते हैं तो हम सिर्फ एक पर्टिकुलर पैकेज और सिर्फ टेक्नोलॉजी और सॉफ्टवेयर के ऊपर फोकस कर रहे होते हैं। तो गवर्नमेंट को कनेक्ट करना है अपना जो ट्रेडिशनल सेक्टर है एग्रीकल्चर का, और उसको टेक्नोलॉजी के साथ, और कहना चाहिए अपनी स्ट्रेंथ को देखना है कि हम कहाँ पर बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं। सर लेकिन मुझे एक बात और बताएं कि वैसे तो ये पिछला पूरा साल ऐसा गुजरा कि जहाँ पे हमने वेव सिर्फ कोरोना की देखी, लेकिन मुझे लग रहा है कि इसके साथ एक और वेव देखी, वो है फूड इन्फ्लेशन की।
ऊपर फिर नीचे, फिर ऊपर फिर नीचे। ये फूड इन्फ्लेशन की वेव्स क्यों हैं? देखिए, फूड जैसे मैंने आपको बताया कि पाकिस्तान में फूड का ऑटोमेटिकली सीजनल प्रोडक्ट्स होती हैं। फिर हमारे पास स्टोरेज की गुंजाइश नहीं है। फिर हमारे अब देखिए पूरी दुनिया सीजनल डिपेंडेंसी से हट के वर्टिकल फार्मिंग की तरफ जा रही है, या जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज ड्रिप इरिगेशन इस तरह की चीज़ें आ रही हैं जिससे आप आउट ऑफ द सीजन भी वेजिटेबल्स ग्रो कर सकते हैं और भी बहुत सारी चीज़ें लेके आ सकते हैं। तो अगर थोड़ा सा मैं आपके प्रोग्राम की वसातत से गवर्नमेंट से मेरी ये रिक्वेस्ट होगी कि आप थोड़ा सा लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को एग्रीकल्चर में इम्बेड करने का सोचें, तो हमारी फूड इन्फ्लेशन को बहुत हद तक हम कंट्रोल कर सकते हैं। उसमें ये भी ऐड हो सकता है कि हाइब्रिड बीज लेकर आना और लोगों को बताना कि उससे कितने फ़वाइद होंगे, आप कम जगह पर ज्यादा प्रोडक्शन कैसे हासिल की जा बिल्कुल सकती है। देखें, ये पाकिस्तान में अब भी एक्सपेरिमेंटल लेवल पे हो रहा है, बहुत ही कम। बड़े लेवल आप इवन अपने घर पे एक छोटी सी बैल्कनी में अपनी वेजिटेबल अपनी नीड की आप ग्रो कर सकते हैं। टोमेटो, चेरी टोमेटो, बहुत सारी चीजें आप कर सकते हैं और इवन कि आप एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। बिल्कुल, जो लोग शायद इसको पढ़ते हैं या देखते हैं वो लोग करते भी हैं, लेकिन हमारे ज़राअत के शोबे में अभी भी वो 50 साल पुराना निज़ाम मुझे लगता है इस्तेमाल होता है। अच्छा सर, एक और चीज़ ज़रा बताएगा, इंटरनेशनल मार्केट में जो ऑयल है उसकी कीमत पहले थी $32 फी बैरल, लास्ट मार्च 2020, ठीक है, और अब है 65 to 70 तक अगर हम इसको देख लें, तो ये भी इम्पैक्ट करती है। देखिए बिल्कुल, कमोडिटी प्राइसेस बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करती हैं। जाहिर है कि आपकी ट्रांसपोर्टेशन से लेके एनर्जी तक वो सारी इस पर इम्पैक्ट कर रही होती है। बल्कि मैं आपको बताऊं, अप्रैल में $21 थी, लास्ट ईयर अप्रैल में बहुत लोएस्ट लेवल पे था, और अब ये बढ़ के डबल से भी ज़्यादा हो गया। तो इसका इम्पैक्ट तो आया है, लेकिन इसका इम्पैक्ट कैस्केडिंग हो गया, बढ़ गया है कई गुना। वजह यह है कि जब आप प्राइसेस अगर ₹4 महंगाई हुई है तो उसकी वजह से प्राइस ₹12 बढ़ रही है। अगर ₹4 महंगाई हुई है तो चले ₹4 ₹5 प्राइस बढ़ जाए फिर तो सही है। लेकिन आपका जो रेगुलेटरी मैकेनिज्म सही ना होने की वजह से वो जो इन्फ्लेशन का इफेक्ट है, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन का, वो कई गुना बढ़ जाता है। तो अगर गवर्नमेंट के मैकेनिज्म या रेगुलेटरी कंट्रोल्स बेहतर हों तो इवन ये जो कॉस्ट का इफेक्ट है इसको भी बहुत हद तक हम कंट्रोल कर सकते हैं। अच्छा सर, एक और चीज़, जैसे एक आम इंसान जो कि दिहाड़ीदार है, ठीक है, वो उसकी जो रोज़ाना की या माहाना की जो उसकी तनख्वाह है 15,000 हम लगा लें, जो ये हम देख रहे हैं कि गवर्नमेंट कहती है जी बहुत बड़ा पैकेज है जो कि दिया गया 7 अरब 60 करोड़ रुपए का, क्या ये उसके लिए काफ़ी होगा या वो इसमें आसानी से चीज़ें खरीद सकता है, अपना दस्तरखान सजा सकता है सहरी में, इफ्तारी में? देखिए, इसमें चले हम मान भी लें कि फॉर एग्जांपल 70 बिलियन का पैकेज दिया है उन्होंने, और यूटिलिटी स्टोर्स बहुत कम दे रहे हैं प्राइस पे चीज़ें, तो आप ये देखें उनकी डिस्ट्रीब्यूशन कितनी है, कराची शहर में कितने यूटिलिटी स्टोर्स हैं। फिर आप जो इम्पॉर्टेंट बात है, आप देखें आपके रूरल एरियाज़ में कितने यूटिलिटी स्टोर्स हैं। शायद आप चले उमरकोट में चले जाएं या उसके आगे जो रूरल एरियाज़ है वहाँ पे चले जाएं, आपको कोई भी यूटिलिटी स्टोर नहीं मिलेगा। तो ये बहुत ही सिलेक्टेड रिलीफ है जो कि 0.001% लोगों को मिलेगा। तो शायद यूटिलिटी स्टोर्स के बजाय या ये सब्सिडी देने के बजाय अगर ब्रॉड बेस्ड कुछ इस तरह से स्टेप लिया जाए, चले आप उस इंडस्ट्री को सब्सिडी दें, आप फैक्ट्रीज को कहें कि हम आपको सब्सिडी देंगे, ब्रॉड बेस्ड सब्सिडी होगी ताकि अक्रॉस द बोर्ड चीजें सस्ती हो। आपने भी सिर्फ सिंध को मेंशन किया, अभी पंजाब है, फिर इस्लामाबाद है या बाकी जो जगह हैं, जाहिर सी बात है वहाँ पर भी जो अंदरूनी इलाके हैं वहाँ पर भी फिर चीजें लोगों की पहुंच से दूर हो जाएंगी, तो फिर ये पैकेज किसके लिए? मैं एक चीज यहाँ पे वार्न कर दूं कि आगे रमजान आ रहा है और जो ट्रेंड नज़र आ रहा है बहुत शदीद महंगाई का खदशा है, स्पेशली फूड के। अगर आप स्टॉक देख लें, हमारे अभी भी स्टोरेज की फैसिलिटीज़ ना होने की वजह से बेसन की प्राइसेस, आप दोबारा हो सकता है कि 2-4 हफ्तों में प्रोग्राम कर रहे होंगे कि बेसन की प्राइसेस बढ़ गई हैं, पकौड़ों का मौसम आ जाएगा, की प्राइसेस जो है बहुत गुना बढ़ जाएंगी। और लोग, मैं आपको ये भी बता दूं कि कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को भी और बहुत सारे लोगों को पता है कि अभी से लोगों ने होर्डिंग करना शुरू कर दी है, चीज़ें गोडाउन्स में ला के रोकना शुरू कर दी और प्राइसेस बढ़ जाएंगी। तो अब गवर्नमेंट को थोड़ा सा ज़्यादा इफेक्टिव होना है। चलें, आपने ठीक है बाईगॉन भी बाईगॉन, लेकिन एटलीस्ट अभी जो नेक्स्ट आने वाला रमज़ान है उसके लिए तो आप कुछ करें। तो गवर्नमेंट अगर प्रोएक्टिव नहीं होगी तो शायद पिछले साल से कई गुना ज़्यादा महंगाई का खदशा होगा। एक जुमले में हम ये कह सकते हैं सर कि जो गवर्नमेंट की एनर्जीज हैं सब्सिडी देने पर, अगर वही एनर्जीज रेगुलेटरी बॉडीज पर लगा देंगे तो चीज़ें हल हो जाएंगी। बिल्कुल, बहुत हद तक हल हो जाएंगे और लॉन्ग टर्म सोल्यूशन होगा। लॉन्ग टर्म सोल्यूशन। थैंक यू वेरी मच सर, साथ मौजूद थे आप, इससे मुतालिक हमसे गुफ्तगू करें कि जो सजेशन सर ने दिए हैं वो वाकई हुकूमत सुन ले, चूँकि ये इतना मुश्किल काम नहीं है कि जब वाकई हुकूमत का एक बड़ा मसला महंगाई है और वो उसको हल करना चाहती है, तो ऐसे में सिर्फ और सिर्फ रेगुलेटरी बॉडीज को फाल करना और जो प्राइस कंट्रोल कमेटीज उनको फाल करना ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा ताकि अक्रॉस द बोर्ड रिलीफ मिले, क्योंकि हर पाकिस्तानी इस वक्त महंगाई की चक्की में पिस रहा है। हर कोई ये चाहता है कि रमज़ान हमारा अच्छा गुजरे, थोड़ा सा उसमें हमें रिलीफ मिल जाए।
सैर और इफ्तार, क्योंकि हर कोई चाहता है कि अलग अलग और मज़ेदार सी चीज़ हो। एक और अच्छी खबर, गिलगित बल्तिस्तान असम्बली में गिलगित बल्तिस्तान को अबूरी सूबा बनाने की तारीखी करारदाद मुतफ़िका तौर पर तो मंजूर हो गई है, मगर सवाल ये है कि इसके बाद क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। इस बात को समझने के, इस मामले को समझने के लिए हमारे साथ मौजूद है ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद और सीनियर एनालिस्ट खालिद अजीम साहब। खालिद साहब, बेहद शुक्रिया आपके वक्त का। गिलगित बल्तिस्तान असम्बली से मुतफ़िका तौर पर करारदाद का पास होना, यानी तमाम सियासी जमातें जो कि दूसरे पे इल्ज़ाम तराशियाँ करती हैं, बयानबाजियाँ करती हैं, उनका एक पेज पर होना कितना मस्बत पैगाम है? और देखिए, इस हवाले से ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि वहाँ की तमाम जमातें जो हैं वो उनका इस मामले में इत्तफाक है और वही जमातें जो हैं उनकी रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे है, यानी पाकिस्तान में। और अल्टीमेटली इसके लिए पार्लियामेंट में मामला को लाना ज़रूरी होगा और वहाँ ये पार्टियाँ अगर मौजूद हैं तो उनकी वहाँ जो नुमाइंदगी है उसकी राय की रोशनी में ये लोग भी फिर इस जानिब जा सकते हैं और इसमें कोई इख्तिलाफ राय कम अज़ कम यहाँ नहीं होगा। ये इस हवाले से तो बहुत अच्छी बात है कि कम अज़ कम तमाम जमातें इसमें एक पेज पे हैं। लेकिन अलबत्ता मुझे कुछ डाउट ये है कि कुछ जमातें जो कि पार्लियामेंट के अंदर नहीं हैं, जिसमें मैं जिक्र कर सकता हूँ कि जमात इस्लामी और JUI की तरफ से इससे पहले इस मामले में मुखालफत हो चुकी है, वो वहाँ नहीं है उनकी नुमाइंदगी इस वक्त, तो उनकी जानिब से यहाँ पे इस मसले को उठाया जा सकता है। अलबत्ता अगर बड़ी जमातें मुत्तफिक हों तो फिर आसानी से यहाँ पे जो लेजिस्लेशन है वो हो सकती है, आईनी तरमीम तक भी हो सकती है। और इससे पहले हमने ये देखा है कि जब फाटा के इंजमाम का मामला था, उसको KP में ज़म करना था, तो उस वक्त भी ये जमातों का यही इत्तफाक़ राय जो है वो काम आया और जो उसके हवाले से आईनी तरमीम भी थी उसमें भी किसी किस्म की रुकावट पैदा नहीं हुई। खालिद साहब, अब गिलगित बल्तिस्तान के अवाम से मुतालिक बताएं, अबूरी सूबा बनने के बाद अवाम के लिए क्या मामलात मुख्तलिफ होंगे? कौमी धारे में शामिल करना गिलगित बल्तिस्तान को, लेकिन वहाँ की अवाम उनको इसके समरात किस तरह पहुँचेंगे? देखिए, बुनियादी तौर पे उनका एक बड़े अरसे से ये मुतालबा चला आ रहा था गिलगित बल्तिस्तान के अवाम का, और चूँकि उनको ये कहा जाता था कि आप चूँकि डोगरा राज में जो रियासत जम्मू कश्मीर थी आप उसका हिस्सा थे, और जब कभी भी फिर इस्तिस्वाब राय का मामला आएगा, UN की करारदादों पे अमल दरामद होना शुरू होगा कश्मीर के ऊपर, तो उस वक्त फिर जो आपकी आबादी है उसकी काउंटिंग भी इम्पॉर्टेंट होगी। और अगर इसको ज़म कर दिया जाए तो फिर शायद मुतनाज़ हैसियत न रहे और इस वजह से मुश्किल पेश आएगी। लेकिन वहाँ के लोगों का मुतालबा ये था कि ये टेरिटरी हमने खुद लड़ के डोगरा राज से आज़ाद करवाई है, उसमें पाकिस्तान का कोई रोल नहीं था, और अब हमने इसके लिए इल्हाक की करारदाद मंजूर की है। जिस तरह से बाकी प्रिंसली स्टेट्स ने पाकिस्तान के साथ इल्हाक किया है, गिलगित बल्तिस्तान के लोग जो हैं वो भी इससे इल्हाक का ऐलान करते हैं। लिहाजा उसके बाद इसको आज़ाद कश्मीर और मकबूजा जम्मू कश्मीर जो है वो उसके साथ इसको पैरिटी हासिल नहीं होती। बहरहाल ये उनका मुतालबा था, लेकिन पाकिस्तान बड़ी सोची समझी पॉलिसी के तहत यही करता रहा है कि उनको मुतनाज़ हैसियत देने के लिए उसको पाकिस्तान के रेगुलर सूबे के तौर पे कभी नहीं उसने रखा। 2009 में अलबत्ता थोड़ा सा उसका स्टेटस चेंज किया कि पहले वो खाली उसको नॉर्दर्न एरिया कहा जाता था, फिर उसको गिलगित बल्तिस्तान का एक सूबा करार दे दिया गया और वहाँ पे गवर्नर भी मुकर्रर किया गया और वहाँ के जो हेड है उसको वज़ीर आला का दर्जा दे दिया गया जो उसकी असम्बली से मुंतखब होता है। तो ये तीसरे वज़ीर आला हैं खालिद खुर्शीद जो इस वक्त चल रहे हैं। ये एक थोड़ी सी तब्दीली इसमें आई है। जहाँ तक इस बात का ताल्लुक है कि उनको क्या इसमें मिलेगा, तो इसमें वो कौमी धारे में शामिल हो के कौमी असम्बली में और सेनेट में अगर मंजूरी हो जाती है कानून की और आइन की, तो उसके बाद उनको यहाँ पे नुमाइंदगी दी जा सकेगी और यहाँ पे ईवान बाला और ईवान ज़ेरी में उनकी नुमाइंदगी उसी तरह से होगी जिस तरह से कि पाकिस्तान के दूसरे सूबों की। ठीक, खालिद साहब थैंक यू, मौजूद थे आप। एक ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं, साथ रहिए।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। बर्फानी चीते की हिमालयाई पहाड़ी बकरी को शिकार करने की एक गैर मामूली वीडियो जारी की गई है। जी हाँ, ये वीडियो WWF की जानिब से जारी की गई है। खुंजराब नेशनल पार्क में हिमालयाई पहाड़ी बकरी का बर्फानी चीते ने शिकार किया। ये वीडियो वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर मोहम्मद उसामा ने रिकॉर्ड की है और फिर इसको मंजर आम पर लाया गया है। आगे बढ़ते हैं जनाब, अब जरा अमेरिका का रुख करते हैं। अमेरिकी कंपनी के सुपरसोनिक जेट स्पाइक S512 की तस्वीरें जारी कर दी गई हैं। कुशादा केबिन में 18 आरामदा सीटें मौजूद है जो बेड और कॉन्फ्रेंस एरिया में तब्दील हो सकती है। आप सफर करना चाहेंगे? हाँ, करना चाहेंगे, क्यों नहीं करना चाहेंगे। क्योंकि विंडोज की जगह बड़ी बड़ी स्क्रीन्स लगी होंगी। 1354 मील फी घंटे की रफ्तार से तैयारा सिर्फ 90 मिनट्स में लंदन से न्यूयॉर्क का फासला तय करेगा जनाब। ज़बरदस्त जी। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। एक और मामला रिपोर्ट हुआ चंद रोज़ पहले और लगता यह है कि शायद हुकूमत की तवज्जो भी इसलिए नहीं की, चूँकि हम बार बार ये बात करते हैं कि जब भी किसी अवामी मसले की बात होती है, किसी समाजी मसले की बात होती है, ध्यान क्यों नहीं है गवर्नमेंट का? ध्यान सिर्फ कुर्सी बचाने का है, ऐसा ही लगता है। एक मामला रिपोर्ट फैसलाबाद से यूँ हुआ कि घरेलू मुलाजिमा पर तशद्दुद हुआ। हम देखते हैं कि घरेलू मुलाजिम बच्चों पर तशद्दुद के जो वाक़यात हैं इसमें अब इजाफा हो रहा है। गुज़श्ता साल की निस्बत रवां साल 3 गुना इजाफा हुआ है। कितने बच्चे तशद्दुद का शिकार हो चुके हैं और कैसे कैसे तशद्दुद किया गया, इस हवाले से अपडेट करेंगे हमारे नुमाइंदा यूसुफ चीमा। देखिए, बिल्कुल इस वक्त हम लोग चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो के अंदर मौजूद हैं और यहाँ पर रवां साल होने वाले केसेस के हवाले से जब डिस्कस किया गया तो पता चला है तकरीबन गुज़श्ता साल के दौरान सिर्फ और सिर्फ 2 केसेस जो हैं पूरे एक साल के अंदर रिपोर्ट हुए थे, मगर इस साल यानी 2021 में अब तक यानी तकरीबन 2 माह के अंदर अब तक 7 केसेस जो हैं वो रिपोर्ट हो चुके हुए हैं, जिनके अंदर तमाम बच्चों को जो है मुख्तलिफ तरह से जो है फिजिकली जो है उनको टॉर्चर किया गया, उनको मुख्तलिफ तरह से तशद्दुद का निशाना बनाया गया। इन तमाम बच्चों के अंदर तकरीबन 1 मेल है जबकि बाकी 6 जो हैं वो लड़कियां हैं। उन तमाम बच्चों की उम्र जो है तकरीबन 9 से लेकर 12-13 साल की उम्र के तमाम बच्चे जो हैं इसके अंदर शामिल हैं, जिनको बुरी तरह से तशद्दुद का निशाना बनाते रहे हैं। तो हम जितने भी केसेस रिपोर्ट हुए चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो की जानब से इस सब के ऊपर एक्शन लिया गया और उनके ऊपर कार्रवाई करते हुए FIRs भी दर्ज करवाई गई और मुल्ज़मान को गिरफ्तार भी करवाया गया। हमारे पास इसका डायरेक्टर मौजूद है, इनसे बात करते हैं। क्या देखते हैं सर, इस साल का स्टेटस क्या देखते हैं कि कितने केसेस रवां साल पिछले साल की निस्बत कंपेरिजन इतना ज्यादा क्यों होना शुरू हो गया हुआ है कि पिछले साल केसेस कम थे, इस साल इतने ज़्यादा होना शुरू हो गए हैं? जी, एक तो जब चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो जो है एक्शन लेता है फौरी तौर पर इस तरह के केसेस में, तो लोगों में अवेयरनेस आती है, आगाही आती है और इसमें मैडम चेयरपर्सन हमारी जो पंजाब की हैं मैडम सारा अहमद, उनकी तरफ से एक खसूसी डायरेक्शन है और वो फौरी तौर पे हमें कि एक्शन लिया जाए इन केसेस पे और इंसाफ दिलाया जाए फैमिलीज़ को और बच्चों को अपनी हिफाजत तहवीर में लिया जाए। किस किस तरह से तशद्दुद किया जाता है बच्चों को? क्या देखते हैं, फिजिकली अब्यूज़ किया जा रहा होता है, साथ साथ मेंटली? थोड़ा उस डिटेल्स में बताइएगा। जी बिल्कुल, जिस तरह के बच्चे हमारे पास आते हैं उनके ऊपर फिजिकल टॉर्चर या वायलेंस के तो वाजे इस कदर निशानात होते हैं और फिर उनके जो मेडिको लीगल जो MLC वगैरह करवाया जाता है उसमें भी उनके ज़ख्म और टॉर्चर की गवाही मिल जाती है। इसके साथ साथ उन बच्चों को बुरी तरह से साइकोलॉजिकल टॉर्चर भी किया जाता है। जैसे अभी रिसेंट केस में हमें बच्ची ने खुद बताया है कि जी मुझे जो मालिका थी वो एक टैबलेट पे वीडियोस दिखाया करती थी कि बच्चों को अगर जिसमें कोई बच्ची जो है वो रो रही है, उसे बंद किया हुआ है कि अगर कोई बात नहीं मानोगी तो हम तुम्हें इसी तरह बंद करेंगे या तुम्हें इस तरह टॉर्चर करेंगे। तो बच्चों को नफ्सियाती तौर पे भी बुरी तरह से टॉर्चर किया जाता है ताकि वो बच्चे उस बात को छुपा के रखें, अपने ऊपर होने वाले जुल्म को किसी के साथ बयान न करें। फिर इसी के साथ साथ जो है वो उन बच्चों को उनके अपने ही वालिदैन के साथ बात नहीं करने देते, उनको फ़ोन पे बात नहीं करवाते। जब वालिदैन या बच्चा इस बात पे इसरार करे कि हमारी बात करवाई जाए तो वो मुख्तलिफ हीला बहाना करते हैं कि इस वक्त हम इस्लामाबाद में हैं, पिंडी में हैं, मरी में हैं और बाद में आपकी बात कराएंगे। अच्छा, कितने नंबर ऑफ बच्चे अभी आपके पास इतने हैं जो अभी तक उनके पेरेंट्स ही नहीं मिल रहे, वापस लेने ही नहीं आए उनको? इस तरह के कुछ केसेस भी हैं आपके पास? जी बिल्कुल, इस वक्त हमारे पास चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो फैसलाबाद के अंदर 18 ऐसे बच्चे मौजूद हैं जिनके वालिदैन की और वर्सा की हमें तलाश है और ये बच्चे मुख्तलिफ एज ग्रुप्स के हैं। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो हमारे पास कोई तकरीबन 4 साल पुराने भी हैं और उनकी उम्रें जो है इस वक्त 16 को क्रॉस कर रही हैं और 12-13 साल। तो जनाब यूसुफ चीमा बात कर रहे थे और इस गुफ्तगू से हमें अंदाज़ा हो रहा है कि कई सालों में जिन बच्चों को इस तरह से तशद्दुद का निशाना बनाया गया है उनके वालिदैन पे उन बच्चों पे क्या गुजरती है। इस तमाम तरह मामले पर बात करने के लिए, इसको समझने के लिए हमारे साथ मौजूद है आलिम दीन मुफ्ती ज़ुबैर साहब। मुफ्ती साहब, बेहद शुक्रिया आपके वक्त का।
ये हमारा मुआशरा किस तरफ जा रहा है? हव्वा की एक और बेटी पर जुल्म किया गया, एक और बेटी तशद्दुद का निशाना बनी। इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान एक इस्लामी मुल्क है, यहाँ पर तो सिखाना चाहिए कि आपको शफकत और रहमत और रहम से पेश आना चाहिए दूसरों के साथ, लेकिन हमें तो उल्टे मनाज़र नज़र आते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। ये एक अहम तरीन मसला है और मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त हमारे समाज और हमारी सोसाइटी के अंदर एक ज़बरदस्त अखलाक़ी एमरजेंसी हंगामी तरबियती किस्म की एक एमरजेंसी डिक्लेयर करने की ज़रूरत है। सूबे पंजाब से आए दिन ये वाक़यात पेश आ रहे हैं, कई अर्बन एरियाज से इस तरह के वाक़यात पेश आते हैं और फैसलाबाद से हैरान कुन बात है, मुसलसल इस तरह के वाक़यात सामने आ रहे हैं और बहुत ही अफसोसनाक किस्म के वाक़यात सामने आते हैं। अगर हम इनके बुनियादी असबाब का जायज़ा लें तो सबसे पहली बात तो ये है कि हम मरदमशुमारी के रजिस्टर के एतबार से, नाम के एतबार से, ज़ुबान के एतबार से और कलमा गो होने के एतबार से तो मुसलमान हैं, मगर इस्लामी तालीमात पर कितना अमल करते हैं ये हम सब को काबिल गौर अमर है। हम सब को इसके ऊपर सोचना चाहिए। एक तो इस्लामी तालीमात से दूरी। अभी आपने सवाल के अंदर पूछा कि इस्लाम के अंदर तो शफ़क़त का मामला है, इस्लाम के अंदर तो रहम का मामला है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो क्या इरशाद फरमाया, मल्लम यरहम सगीरना वलम युअक्किर कबीरना फलैसा मिन्ना। जो हमारे छोटों पर शफ़क़त नहीं करता, बड़ों का इकराम नहीं करता, वो हमारी उम्मत से नहीं, हमसे नहीं, उसका हमसे ताल्लुक़ नहीं है। एक और हदीस में फरमाया गया, मल्ला यरहम ला युरहम, जो रहम नहीं करता उस पर रहम भी नहीं किया जाता। तो एक बड़ा सबब है इस्लामी तालीमात से दूरी। दूसरे नंबर पर कानून का खौफ भी नहीं है, कानून की रिट भी नहीं है। ये जितने वाक़यात आपने बताए, असल बुनियादी सवाल इस पर यह खड़ा होता है कि इस तरह के जब मुलजिमों और मुजरिमों को पकड़ा गया, क्या उनको सरेआम सज़ाएँ दी गई, क्या उनको मुनासिब तंबीह की गई, क्या अदलिया ने, इंतज़ामिया ने इस तरह का कोई मेकनिज़म बनाया है कि उनको दी जाने वाली सज़ा का आम लोगों को भी पता चले और इबरत पकड़े, मुशाहदा हो, नज़र आए। ये एक बहुत बड़ा मसला है, कानून की रिट नहीं है। तीसरे नंबर पर बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हमारे समाज, सोसाइटी और माशरे का ज़ाती इज्तमाई किरदार भी इस वक्त बहुत मखदूश हो चुका है। पहले लड़ाई होती थी, लोग झगड़ा ख़त्म करवाते थे, अब लड़ाई होती है, लोग मोबाइल से तस्वीरें बनाते हैं, लोग एक दूसरे के दरमियान में तज़किरे करते हैं, देखने के लिए जमा हो जाते हैं, सारे के सारे इर्द गिर्द कॉर्डन ऑफ करके देख तो रहे, लेकिन किसी को ये जुर्रत नहीं होती कि बाहर आगे निकले और उस जालिम को जुल्म से रोके। वो नौजवान कहाँ चले गए जो हमारी मशरक़ी अक़दार का फ़ख्र हुआ करते थे? मस्जिद का इमाम साहब, मकतब के उस्ताद, स्कूल के टीचर, माशरे के मुअज़्ज़िज़ीन, हर गली महल्ले के अंदर कुछ मुअज़्ज़िज़ीन हुआ करते हैं। वो काउंसलिंग कहाँ चली गई? वो इज्तमाई ज़ाती किरदार कहाँ चला गया? ऐसे मुजरिमों को पंचायत के ज़रिए भी ला करके मना किया, रोका जाता था, वो सारी की सारी कदरें भी दम तोड़ती चली जा रही है। ये एक तीसरा बड़ा ख़ास तौर पर सबब है कि माशरे की बेहिस्सी, गफलत और कोताही ने भी हमें इस नहज तक आकर के पहुँचाया है। और एक और बात भी जिक्र करना चाहता हूँ, ये जो हमारे ज़मींदार, वडेरे, साईं, ये जो जागीरदाराना जहनीत है, इसने बेड़ा गर्क करके रख दिया है। कभी रुई की फसल के अंदर थोड़ी सी गफलत और कोताही पर गैर इंसानी तशद्दुद सामने आ रहा है, घरेलू मुलाजिमीन पर तशद्दुद सामने आ रहा है, खाना चखने पर जुल्म का निशाना बनाया जा रहा है। ये क्या हो रहा है? तो मैं ये समझता हूँ लाइन से तमाम स्टेक होल्डर को अपनी जिम्मेदारी अदा करनी चाहिए और इनमें से हर एक सबब पर ठंडे दिल से गौर करके इन असबाब का जायज़ा ले करके इसका सद्देबाब करना चाहिए। जी मुफ्ती साहब, ये तो मामला जिस पर आपने रहनुमाई की, मैं चाह रहा था कि एक और मामले पर भी आपका मैं कमेंट ले लूँ। प्रोड्यूसर साहब, अगर आप वो स्क्रीन पर दिखा भी दें, चूँकि हम डिस्कस करते हैं, एक दर्द भरा पैगाम वो शेयर किया गया मौलाना फजलुर रहमान साहब की जानिब से। सर, वो इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल है। मैं चाह रहा हूँ इस पर कमेंट आप कर लूँ, जिसमें वो लिखते हैं कि मुमलिकत खुदादाद पाकिस्तान पर अल्लाह के अजाब की सूरत में ये मौजूदा हुकूमत मसल्लत है। वो ये लिखते हैं कि कुरान और सुन्नत से खुली बगावत हो रही है। वो ये लिखते हैं कि नबी करीम खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी वाज़े नज़र आ रही है। यानी 26 मार्च को जो इस्लामाबाद की तरफ लॉन्ग मार्च करना है, उससे मुताल्लिक वो कहते हैं कि शरई नुक्ता निगाह से फ़र्ज़ ऐन है कि उसमें शिरकत की जाए।
आपकी रहनुमाई चाहिए सर। इस्लाम और दीन इस बारे में क्या कहता है? हम सियासत में दीन को इस तरह से जो घसीट रहे हैं, हम किस तरफ को जा रहे हैं? और ये प्लीज़ रहनुमाई कीजिए। देखिए, गुजारिश ये है, जहाँ तक शरई फतवे का, शरई मसले का ताल्लुक़ है, तो वाज़ेह क्लियर कट बात है कि शरई एतबार से इस तरह का कोई हुक्म नहीं है कि जनाब आप किसी सियासी जलसे में शिरकत करने को फ़र्ज़ ऐन करार दे, या आप ये कहें कि फ़लाँ हुकूमती या सियासी मामले के अंदर आप कोई सियासी प्रोग्राम करने के एतबार से शरीयत के हवाले से ये लेकर के आएँ कि जनाब इसके अंदर आप शिरकत करें और ये फ़र्ज़ है और छुटकारा हासिल करना फ़र्ज़ ऐन है, या गुस्ताखी नौज़ुबिल्लाह कोई वाज़े नज़र आ रही। देखें, बात ये है, ये सियासी मामलात हैं और सियासी मामलात के एतबार से सियासी एतबार से कैंपेन चलानी चाहिए। लेकिन मैं एक बात ज़रूर जिक्र करना चाहता हूँ, यहाँ जो पम्फलेट दिखाया जा रहा है, इसमें आखिर में लिखा हुआ है जानिसारान मौलाना फजलुर रहमान। मैं ये समझता हूँ खुद मौलाना फजलुर रहमान साहब की ज़ुबान से या उनकी तरफ से इस तरह का कोई शरई मामला या शरई मसला सामने नहीं आया। शायद उनके कोई वर्कर वगैरह या उनके लोगों ने इस तरह का कोई पम्फलेट शाये कर दिया हो तो कर दिया हो, लेकिन जहाँ तक शरई मसले की बात है वो मैंने आपको क्लियर कट बता दिया है। हर सियासी जमात को अपना सियासी एहतजाज रिकॉर्ड कराने का इख्तियार है, जमहूरियत है, हर कोई कर सकता है, लेकिन इसको यूँ रंग दे देना कि शरई एतबार से ये फ़र्ज़ है, इस्लामी नुक्ता एतबार से ये फ़र्ज़ है और फिर ये फ़र्ज़ ऐन है कि आप किसी के सियासी प्रोग्राम के अंदर शिरकत करें, इस तरह का कोई शरई मसला नहीं है। ठीक है, बेहद शुक्रिया। मुफ्ती ज़ुबैर साहब साथ मौजूद थे, आप रहनुमा ने इस मामले पर भी और हमसे गुफ्तगू कर रहे थे। बढ़ते हैं आगे, एक अहम खबर आ रही है लाहौर से। एहतसाब अदालत में रमज़ान शुगर मिल्स केस की समाअत के दौरान जज ने लीगी रहनुमा अज़मा बुखारी को कमरा अदालत से बाहर जाने की हिदायत कर दी। मामला क्या है, इस पर अपडेट्स हासिल करेंगे। शाहिद हुसैन ने हमें ज्वाइन किया। शाहिद, क्यों ऐसा कहा गया, क्यों कमरे से बाहर निकाला गया? जी, पिछले कुछ दिन से जो कमरा अदालत के दरमियान में जो दौरान समाअत होती है उसमें काफ़ी ज़्यादा लोग जो हैं कमरा अदालत में आ जाते हैं, और जिस पर जज ने इससे पहले भी ऑब्जेक्शन किया था कि इतने लोगों को आने की इजाज़त नहीं होनी चाहिए। तो एक दिन पहले भी, यानी कल के दिन भी एक झगड़ा हुआ एहतसाब अदालत के बाहर, और आज भी जब लीगी कारकुनान और लीडर्स जो हैं जब उन्होंने अंदर आने की कोशिश की तो पुलिस ने उन्हें रोक दिया, जिनमें अज़मा बुखारी भी शामिल हैं। जब अज़मा बुखारी अपने कार्ड्स वगैरह दिखा रही थी अंदर आने के लिए, तो एक कारकुन अतीक उसका नाम है, वो भी साथ आके खड़ा हो गया, जिसको पुलिस वाले हटा रहे थे। इसी दौरान एक पुलिस एहलकार ने उसको जो है उसको मुक्का मारा, जिससे उसके जो है वो खून भी निकल आया। जिसके बाद अज़मा बुखारी जो है वो कमरा अदालत में आई और आकर उन्होंने शहबाज शरीफ को तमाम सूरत हाल से आगाह किया। इसी दौरान जज ने अज़मा बुखारी को कमरा अदालत से जाने का कहा और अज़मा बुखारी अदालत से चली गई। ठीक है, और अज़मा बुखारी ने कुछ गुफ्तगू भी की है, वो भी दिखा देते हैं। कार्ड नंबर 1, कार्ड नंबर 1, कार्ड नंबर 2, ठीक है? अब प्राइवेट बानी भाई साहब ठीक, शायद हमें अपडेट भी कर रहे थे और अज़मा बुखारी साहिबा जिस तरह से बहस कर रही थी या वो जो कह रही थी वो हमने आपको दिखाया। आगे बढ़ जाते हैं जनाब। अब आपको बताएं कि पिंक पाकिस्तान ट्रस्ट ने ख़वातीन में ब्रेस्ट कैंसर के हवाले से लोगों को आगाही फराहम करने और मरीज़ों को पाकिस्तान में मुफ्त इलाज की फराहमी यकीनी बनाने के लिए पहली डिजिटल एप्लीकेशन लॉन्च कर दी है। इस एप्लीकेशन का काम करने के लिए इंटरनेट कनेक्शन की भी ज़रूरत नहीं है जनाब, क्योंकि इसकी खसूसियात को कॉलिंग सर्विस के ज़रिए हासिल किया जा सकता है, जबकि मकामी ज़बानों में ऐप तक रसाई को यकीनी बनाया गया है। बड़ी अच्छी बात है। इस सिलसिले में बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है सदर पिंक पाकिस्तान ट्रस्ट डॉक्टर ज़ुबैदा काजी साहिबा। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा, बड़ी ज़बरदस्ती चीज़ है और बहुत अच्छा आप लोग काम कर रहे हैं। ये बताएं कि ये ऐप के इस्तेमाल में आ चुकी है, लोग इसे इस्तेमाल कर रहे हैं? बिल्कुल इस्तेमाल में आ चुकी है। 8 मार्च को जो वुमेंस डे है उस पर ही हमने इसको स्पेशली लॉन्च किया था कि ख़वातीन, जी बिल्कुल, कि ख़वातीन के लिए जो है वो एक आई थिंक स्पेशली जो नंबर इंसिडेंट्स इस तरह इंक्रीज़ हो रहे हैं, जो हम देख रहे हैं कि 4.8 मिलियन पोटेंशियल इफेक्टीज हमारे पास खड़े हैं बिल्कुल हर साल, जो ब्रेस्ट कैंसर का शिकार ही नहीं हो रहे, उनकी डेथ रेट्स बहुत बढ़ रही हैं। तो इस वजह से जो है वो कि इट्स एन ईजी एक्सेस उन लोगों के लिए जो स्पेशली बिल्कुल उस कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखते हैं जिनको बिल्कुल अवेयरनेस नहीं है इसमें।
सिंस कोविड के बाद से बहुत मुश्किल हो गया है लोगों तक वन ऑन वन रीच आउट करना। तो डिजिटल एम्पलीफिकेशन जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट हो गई है इस चीज़ में। तो वहाँ से ये ख्याल आया कि मोबाइल जो एक ऐसी चीज़ है जिसका एक्सेस बहुत बढ़ गया है और बहुत आसानी अवेलेबल है, लोगों को इस्तेमाल करना भी लोग अब जान चुके हैं। तो इसलिए हमने इसको 8 मार्च को लॉन्च कर दिया। अब अवेलेबल है, एक्सेसिबल है, एंड्रॉयड पे इस वक्त अवेलेबल है, यानी कि गूगल प्ले स्टोर पे। और हमने देखा कि तकरीबन हमारे पास 78 मिलियन की आबादी है जो मोबाइल इस्तेमाल करती है, जो रिसर्च बताती है डाटा के हिसाब से, और उसके अंदर एंड्रॉयड का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा है। इसलिए पहले उसके ऊपर हमने उसको लॉन्च किया एंड सून इट इज़ गोइंग टू बी ऑन एप्पल स्टोर एज़ वेल। तो एक बहुत इजी ऐप है, जिस तरह आपने बताया मल्टी मतलब रीजनल लैंग्वेज में डालने का मकसद यही था कि इंग्लिश और उर्दू की एक्सेस जो है वो ठीक है, पढ़ी लिखी आवाम तो कर लेती है उसको, लेकिन वो औरत, क्योंकि आप लोग करते रहे हैं, अक्टूबर में बड़ा कम कैंपेन चलती है कि वो जो टैबू है ना ब्रेस्ट कैंसर का, कि वो बात नहीं करना, उसको शेयर नहीं कर सकते, बता नहीं सकते ना, एग्जैक्टली। सो इट्स वेरी पर्सनल होता है मोबाइल, और आप बहुत आसानी से उसको खुद ही जो है वो इजी टू डाउनलोड, बिल्कुल जैसे आपने बताया कि वंस जब आप डाउनलोड करेंगे तो इंटरनेट चाहिए, उसके बाद यू डोंट नीड एनी इंटरनेट कनेक्टिविटी। लेकिन मुझे बताएं, इस एप्लीकेशन के बाद क्या ये खातून के लिए तशखीस करना आसान हो जाएगा? जी बिल्कुल, इसमें इसको इसलिए हमने इतना सिंप्लीफाई किया है कि लैंग्वेज तो है ठीक है कि पश्तो, सिंधी, बलोची, जो भी लैंग्वेज वो जानती है, और सिर्फ औरत ही नहीं, उसके साथ रहने वाला अगर कोई उसको हेल्प करने वाला भी है अगर वो जानता है। और दूसरा ये कि अगर कोई पढ़ नहीं सकता, टेक्स्ट करना नहीं जान सकता, तो उसकी हमने वॉइस इंटीग्रेशन रखी है कि वो बोल लें और सुन लें, क्योंकि हमने उसको ट्रांसलेट भी किया हुआ है उसमें। और उसके बाद उसमें हमने पूरी सेल्फ एग्जामिनेशन का प्रोसेस एक डमी के तौर पर वो किया हुआ है कि ईज़िली जो है वो कर लें। और फिर डॉक्टर की कंसल्टेशन बहुत आसानी से अवेलेबल है कि तशखीस भी कर लें, आपको कोई प्रॉब्लम है, आपको एक रिपोर्ट जनरेट होगी और आप उसकी बेसिस पर ऑब्वियसली जो हमने उसमें सवाल रखे हैं उसमें आपने जवाब देना है कि हाँ या नहीं, तो उससे आपको एक रिपोर्ट जनरेट होगी कि आपको डॉक्टर की अब ज़रूरत है या नहीं है। तो उसमें अब जब उसको ये रिपोर्ट मिलेगी कि अब उसको कोई सिम्टम्स आ रहे हैं जो कि उसने जवाब दिए हैं आफ्टर दैट एग्जामिनेशन, तो फिर वो कंसल्टेशन का पूरा सिस्टम वहाँ मौजूद है कि वो ऑनलाइन कंसल्टेशन ले ले, थेरेपिस्ट से कंसल्टेशन ले ले, या अगर कोई ब्रेस्ट कैंसर ऑलरेडी किसी का चल रहा है तो वो सर्वाइवर्स के साथ कांटेक्ट में रह सकती हैं, वो अपना पूरा पोर्टल वहाँ पर मौजूद है। दिस कंसल्टेशन एवरीथिंग दिस इज ऑल फ्री ऑफ कॉस्ट, राइट? एवरीथिंग इज फ्री ऑफ कॉस्ट। अच्छा, मुझे बताएं, क्या ये भी मुमकिन है कि किसी खातून ने तशखीस के बाद अगर उसे शक है कि हो सकता है, प्रोबेबिलिटी है, और वो डॉक्टर के पास नहीं जाना चाहिए, बट बिकॉज दैट कंसल्टेशन इज डन नाउ, और वो उस रिपोर्ट की मदद से या इस कंसल्टेशन के बाद सिर्फ मेमोग्राफी के लिए चली जाए? बिल्कुल बिल्कुल, हमने वहाँ पर ये जब वो हमें ये फॉर दैट, क्योंकि इसमें प्राइवेसी का बड़ा इशू आ जाता है ना, हर कोई बहुत इंपॉर्टेंट होती है, तो वो एक प्राइवेसी रखने के लिए जब रिपोर्ट जनरेट होती है तो आपको लॉग इन करना है इफ़ यू वांट टू फर्दर प्रोसीड, कि अब आपको डॉक्टर के पास जाना है या आपको डायग्नोसिस करानी है, जो भी करना है आप लॉग इन करेंगे ताकि आपका पूरा एक प्राइवेसी का वो मेंटेन रहे। और उसके बाद हमारे पास मैसेज आएगा और हम उनको ईमेल और व्हाट्सएप के थ्रू मैसेज भेजेंगे कि अब फर्दर आपको मेमोग्राफी करानी है, अल्ट्रासाउंड कराना है, डॉक्टर को दिखाना है, तो वो सारी चीज़ें हम उनको असिस्टेंस प्रोवाइड कर देंगे, और कहाँ जाना है और कहाँ वो फ्री ऑफ कॉस्ट ये काम करा सकते हैं। अच्छा, जैसे कि हम गुज़श्ता कई सालों से देख रहे हैं कैंपेन चलती है अक्टूबर में, जैसे आपने जिक्र भी किया, तो क्या ब्रेस्ट कैंसर के जो मरीज़ हैं उनकी तादाद में इजाफा देखने में आया है या कमी आई है? क्योंकि अवेयरनेस तो बहुत ज़्यादा लोगों को मिल चुकी है, क्योंकि हर साल मीडिया पर भी अच्छी खासी कैंपेन होती है, हम सोशल मीडिया पे भी देखते हैं, तो इस लिहाज से कोई कमी देखी गई है या बढ़ गई है? ये हमने एक अच्छा वो देखा है कि जिस तरह अक्टूबर में आप लोग बहुत माशाल्लाह से एग्रेसिव चल रहा होता है, सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कमी बिल्कुल नहीं देखी जा रही। उसकी वजह यही है कि अवेयरनेस तो मिल रही है लोगों को, बट वो ब्रेक नहीं हो रहा, टैबू ब्रेक नहीं हो रहा, बात करने नहीं आते लोग। वो उस स्टेज पे आते हैं जब ट्रीटमेंट जो है वो उतना इफेक्टिव नहीं रहता ना, फर्स्ट स्टेज। और हम उस स्टेज की बात करें जब डिजीज़ फैली नहीं है तो हम उसका कंप्लीट ट्रीटमेंट कर सकते हैं, और जो कि मौजूद है हमारे पास हमारे मुल्क में। तो बस हमारा मकसद ये है कि उस स्टेज पे औरत आ जाए जहाँ पे पूरा ट्रीटमेंट हो सकता है, और नंबर्स बढ़ रहे हैं, और नंबर सिर्फ नहीं बढ़ रहे, यंग एज में हमारे पास ब्रेस्ट कैंसर बहुत देखने में आ रहा है। जी, व्हाट इज द रीज़न? रीज़न यही है कि लोगों के पास अगर अवेयरनेस नहीं है, जब अवेयरनेस है तो एक्सेसिबिलिटी नहीं है, या शेयर नहीं करते से, इवन एक फीमेल से भी शेयर नहीं करती कि मुझे ये प्रॉब्लम हो गया ना, व्हाट टू डू, मैं कहाँ जाऊँ, खुद उठ के तो नहीं जाती हमारी
यंग जनरेशन में पढ़ी ज़्यादा लिखी होना, अगर हम अवेयरनेस वाला मामला अपनी जगह, पर यंग में इसकी प्रेवलेंस हाँ बिल्कुल, होना, क्या इसके रिस्क फैक्टर्स हैं, बिल्कुल क्या है, वो डाइट हमारे है, पास एग्जैक्टली हम अभी इसके ऊपर जो हम काम कर रहे हैं वो स्पेशली हमें लग रहा है कि हमारा एनवायरमेंटल फैक्टर कुछ ऐसा डिफरेंट है जो वेस्टर्न वर्ल्ड से है, जो हमारे पास क्यों के यंग में आ रहा है। मे बी प्रिजर्वेटिव्स यूज़ हो रहे हैं, इनऑर्गेनिक डाइट्स हो रही हैं, जंक फूड्स, हमारे यहाँ यंग जो जनरेशन है हमारी थोड़ी उस तरफ ज़्यादा जा रही है, और अपनी सेहत की तरफ एक्सरसाइज हमारी लाइफ में बिल्कुल एग्जिस्ट नहीं करता, जो कि रिसर्च साबित कर चुकी है कि ब्रेस्ट कैंसर जैसे डिजीज़ को कम करता है। ओबेसिटी, वज़न का बढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, और एक जेनेटिक फैक्टर है जो हमें नहीं पता अभी तक कि हमारी पॉपुलेशन में वो कौन सा जीन है जो इस वक्त इतना ज़्यादा कोई उसका तो वी आर वर्किंग ऑन इट, बिल्कुल लिंक तो है। तो इसलिए इंसिडेंस नंबर्स बढ़ रहे हैं और यंग एज में बढ़ रहा है, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर हो गया। मैंने आपको बताया कि 4.8 मिलियन एक अच्छी खासी नंबर होती है जो ईयरली हम देख रहे हैं कि इनकी डेथ हो जाती है उस डिजीज़ से जिसकी पूरी जो है वो तशखीस अगर जल्दी हो जाए तो इलाज मौजूद है। तो इसलिए जो है वो हमने मोबाइल ऐप निकाली कि लोग इससे फ़ायदा उठाएं और भरपूर उससे इलाज करें। उसको आपके तवज्जो से मैं कहूँगी जितना ज़्यादा डाउनलोड करें, बिकॉज बिल्कुल फ्री है, ज़्यादा से ज़्यादा डाउनलोड करें और इससे कंसल्टेशन भी उसको। थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर साहिबा साथ मौजूद थी, पर इससे मुतालिक हमसे गुफ्तगू कर रही थी। हॉरन से बढ़ना है आगे, अभी तो हम यहाँ पर 2 हैं, लेकिन हम 2 रंगी में कैसे रंग जाएंगे, रंग 2 रंगी की कास्ट होगी हमारे साथ आफ्टर द ब्रेक। Stay with us. चलिए जी, बढ़ते हैं आगे, लगाते हैं एंटरटेनमेंट का तड़का और जरा बात करते हैं एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में क्या कुछ हो रहा है, कौन कौन से नए प्रोजेक्ट्स हैं जिस पर काम हो रहा है। यासिर अख्तर की रोम कॉम रोमांटिक कॉमेडी फिल्म रंग 2 रंगी रवा में रिलीज की जा रही है और फिल्म के मरकजी किरदारों में यासिर अख्तर, निम्रा शाहिद, इरफान मोतीवाला और इनके अलावा शीश सज्जाद गुल, हुमैरा बानो, फैजान शेख और कई और सितारे हैं जो जलवागर होंगे। बड़ी डिफरेंट सी स्टोरी है, इंटरेस्टिंग से डायलॉग्स हैं और लोकेशंस भी बड़ी प्यारी प्यारी सी हैं। सब लग रहे हैं बड़े प्यारे, पहुंच चुके हैं यहाँ पर, करवाएंगे मुलाकात भी। लेकिन चूंकि ट्रेलर देखना बहुत ज़रूरी है तो ट्रेलर भी दिखाएंगे, लेकिन कुछ इवेंट भी हुआ जनाब इनके इस मूवी से मुताल्लिक। वहाँ रेहान अहमद हमारे नुमाइंदे गए, क्या वहाँ पर माहौल था, कैसा रंग वहाँ पर जमा था, वो भी आपको दिखाते हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ शहर के एक बहुत ही शानदार होटल के अंदर और मौका है यासिर अख्तर की नई फिल्म की लॉन्च का। यासिर अख्तर डायरेक्टर हैं, एक्टर हैं, प्रोड्यूसर हैं और म्यूजिशियन हैं, सारी खूबियाँ उनके अंदर मौजूद हैं और पिछले 30 साल से ज़्यादा अरसे से वो फील्ड के अंदर एक्टिव हैं और हमेशा उनकी कोशिश होती है कि जो काम भी करें बहुत मुख्तलिफ करें, बहुत अछूता करें और उसके अंदर कुछ न कुछ ऐसा होना चाहिए जो देखने वाले को चौंकाए, देखने वाले को सिखाए और उसके साथ साथ देखने वाले को एंटरटेन भी करे। ये जो उनकी फिल्म है रंग 2 रंगी, जिसकी लॉन्च के लिए आज उन्होंने यहाँ पे ये तकरीब रखी है, इसके अंदर उन्होंने बहुत सारे नए आर्टिस्टों को कास्ट किया है, उसके साथ उन्होंने खुद भी परफॉर्म किया एक लीडिंग रोल और उसके अंदर जो है उन तमाम लोगों से वो यहाँ पे उनको मिलवा रहे हैं। तो आइए चल के हम यासिर अख्तर से बात करते हैं और फनकारों से बात करते हैं इस फिल्म के और देखते हैं कि किस तरह का एक्सपीरियंस उनका रहा और कैसा महसूस किया उन्होंने रंग 2 रंगी में काम करते हुए। ये रंग 2 रंगी में आप देखेंगे जज्बात हैं, इसमें बहुत ज़्यादा लाइट मोमेंट्स भी हैं जो कि हम मिस करते हैं अब लाइफ में। बहुत ज़्यादा जो आजकल एक हसल बसल चल रही है लाइफ की, उससे दूर हट के मेरी कोशिश हमेशा ये होती है कि कोई नई बात करने की कोशिश करूं, जो एक रूटीन में काम चल रहा है उससे हटकर कोई काम करूं। और इस दफ़ा हमारे साथ शीज़ हैं, हम दोनों मैं इनका फादर बना हूं और शीज़ जो हैं इसमें एक बहुत ही शरारती बच्चे का रोल अदा कर रहे हैं। मैं यासिर अंकल से पहले नहीं मिला था, एक ऐड में मिला था और फिर शूटिंग में मिला था और इनके साथ में अच्छा शूटिंग वो हुआ है। मेरा नाम पलविश याहिया है और मैं सादिया का कैरेक्टर प्ले कर रही हूँ इन दिस अमेजिंग फिल्म कॉल्ड रंग 2 रंगी। अच्छा, मुझे जब कहानी पिच की गई थी तो मुझे यही बात अच्छी लगी थी इस कहानी के बारे में कि टिपिकल स्ट्रेस वाली कहानी नहीं है। दिल में तो नहीं, लेकिन कैरेक्टर थोड़ा सा मीठा है तो वो ये वाला कैरेक्टर है। अच्छा कैसे हैं आप? ठीक है। बड़ा खूबसूरत लिखा हुआ लव स्टोरी, लाइट कॉमिक और आप लोग देखेंगे तो बड़ा मजा आएगा। आबे मदोशी की आमेज़िश। इसको
उसको वो पोर्शन पसंद आया जो स्क्रिप्ट में ही नहीं था। बहुत मुबारक। जी तो नाजरीन, आपने देखा कि तमाम लोग, तमाम आर्टिस्ट और यासिर की पूरी टीम इस फिल्म के बारे में, रंग दो रंगी के बारे में कितनी ज़्यादा एक्साइटेड है। उन सब ने बहुत इंजॉय किया इस फिल्म में काम करने के एक्सपीरियंस को, और अब उन सबको इंतज़ार है उस वक्त का जब ये फिल्म टेलीविज़न स्क्रीन की जीनत बने। हमें यकीन है कि जब ये फिल्म टेलीविज़न स्क्रीन की जीनत बनेगी तो यकीनन अपना मार्क छोड़ेगी और यासिर के क्रेडिट पे एक और मुतासिर कुन प्रोडक्शन के तौर पे याद रखी जाएगी। कैमरामैन आतिफ कुरैशी के साथ रेहान अहमद, समा, कराची। तो जनाब, रंग लगा था वहां पर, रंग लगा है यहाँ, रंग लगेगा अभी, चूंकि हम जब देखेंगे मूवी तो और मजा आएगा। कास्ट साथ मौजूद है। वी हैव विद अस यासिर अख्तर, वी हैव विद अस इरफान मोतीवाला साहब, एंड वेरी ब्यूटीफुल, वेरी टैलेंटेड निम्रा शाहिद। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब? गुड मॉर्निंग। बड़ा जबरदस्त इवेंट, गिला कर लें मैं और महक भी। नहीं, हमें तो तकरीबन आधे शहर की कॉलें आई सुबह कि आपने हमें नहीं बुलाया। दो नाम ऐड कर लें। हमारा गिला वैसे इसलिए नहीं बनता क्योंकि ज़ाहिर है हमारी नुमाइंदगी थी वहाँ पर, रेहान भाई वाज देयर। इससे पहले कि हम जरा शूटिंग से मुतालिक बात करें, मूवी की कहानी से मुतालिक और एक्सप्लोर करें, ट्रेलर आपको दिखाते हैं। जबरदस्त ट्रेलर था। निम्रा, पहले जरा लेडीज फर्स्ट, जी आपसे पूछते हैं, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? वाज दैट द फर्स्ट प्रोजेक्ट इन फिल्म? इनके साथ मेरी, हाँ, इनके साथ मेरा पहला प्रोजेक्ट था और एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। अच्छा लगा सबके साथ काम करके। इस फिल्म के अंदर, इस टेलीफिल्म के अंदर जो सबसे बड़ा मेरे लिए चार्म था इस प्रोजेक्ट में, वो ये है कि ये फिल्म लिखी है साकिब समीर ने। ओके। तो साकिब समीर इज़ अ वेरी गुड राइटर और आज से पहले भी उन्होंने काफ़ी चीज़ें लिखी हैं। उन्होंने फिल्म लिखी थी वी लव यू मेरुनिसा। तो जब ये टेलीफिल्म मुझे पिच हुई तो मेरे लिए सबसे बड़ा चार्म ये था कि साकिब समीर इज़ राइटिंग इट, और जब मैंने वो देखा तो बहुत अच्छी फिल्मी अंदाज में लिखी हुई थी। क्योंकि बहुत सारी स्टोरीज ऐसी होती हैं जब आप ड्रामाज देखते हैं तो वही घिसी पिटी कहानियाँ कि ये एक सास है, इसकी दो बहुएं हैं, एक बहुत तेज है, एक बहुत मासूम है, एक चाय ला के रखती है, जैसे थप्पड़ भी पड़ रहा है तो वो रो रही है, और एक को अगर घूर के भी देख लिया तो वो जवाब दे देती है। तो वो वैसी नहीं थी, वो एक बड़ी अच्छी लाइट मूड अच्छी फिल्म थी, अच्छी टेलीफिल्म थी, और इसकी स्टोरी बहुत अच्छी थी, स्क्रिप्ट बहुत अच्छी थी, और साकिब हमेशा से बहुत अच्छा लिखता है। आई नो हिम वेरी वेल, मेरा बहुत पुराना दोस्त है। ये दोस्त नहीं है? नहीं ऐसी बात नहीं है। इनके साथ मेरा पहला इंटरेक्शन था, पहला प्रोजेक्ट था, तो आज से पहले मैंने जानती नहीं थी, पहली बार इनके साथ काम किया था। तो वो होता है ना कि जिनके साथ आपने पहले काम किया होता है, जिनको आप जानते हो, एक कंफर्टेबल, एक कंफर्ट जोन होता है आपका कि यार मुझे पता है कि किस तरह का काम होगा। तो इस वजह से वो फटाफट हाँ कर लिया और फटाफट फौरन से हाँ कर लिया, हाँ कबूल है। और फिर वो जैसे स्क्रिप्ट पढ़ी, जब मैंने देखा कि वो आयशा का कैरेक्टर है मेरा, कि उसमें इतना काम है। आयशा का एक होता है ना, हर एक्टर की एक ख्वाहिश होती है कि वो कुछ इस किस्म का काम करे कि या तो वो काम याद रह जाए या तो उसका कैरेक्टर याद रह जाए। एक हर एक्टर की ख्वाहिश होती है। तो मैंने कहा आई रियली विश कि मुझे भी इस तरह का मौका मिलेगा, और अच्छा शूट किया और मजा आया बहुत। क्या आपके विचार भी कुछ ऐसे ही हैं? विचारों का तो अचार डल चुका है। क्या माहौल होता था सेट पे, क्या क्योंकि जैसा कि हम देखते हैं कि अक्सर जो एक्टर्स होते हैं, अच्छा, वो जरा बराबाजी भी कर रहे होते हैं। मेरा बचपन से ही, आप शायद देख रहे होंगे मुझे टेलीविजन, एग्जैक्टली देख रहे होंगे शायद, बहुत पुराने नहीं है। तो कुछ लोग तो कहते हैं हमारे सामने हम पैदा हुए, इनके सामने कल रात। मैंने कहा अगर आप 30 साल की उम्र में टीवी पे आए तो मेरी इसमें कोई गलती नहीं है। बट एनीवेज, बात ये है कि मेरा काम करने का जो अंदाज़ है, कुछ लोगों को तो बड़ा अच्छा लगता है क्योंकि मैं बड़े धीमे अंदाज में काम करता हूँ, प्रॉब्लम नहीं देता। कुछ लोगों को होता है कि यार मैं बहुत टाइम ले रहा हूँ। तो ये मेरा हमेशा से एक, या तो मेरे बहुत अच्छे दोस्त बन जाते हैं सेट पे, या एक मेरे दो लोग बहुत ऑपोजिट हो जाते हैं और उनको प्रॉब्लम हो रही होती है कि मैं इतना ज़्यादा क्यों डिटेल में जाता हूँ। मतलब मैं रीटेक्स भी अगर एक दफ़ा ठीक हो गया तो मैं एक सेफ्टी टेक ज़रूर लूँगा। तो ये मेरी एक पुरानी आदत है, चाहे वो म्यूज़िक चैनल चार्ट्स हो, वो जो टेलीफिल्म्स 90s में की थी मैंने, या म्यूज़िक चैनल चार्ट्स, या मेरा घर एक वर्लपुल, जितना भी प्रोजेक्ट्स मैंने किए उसमें मेरे 90% लोग बड़े कंफर्टेबल होते हैं। 10% को मुझ पे एतराज़ हमेशा से रहा है कि यार यासिर अख्तर जो है ना बहुत ज़्यादा काम करवाता है। नहीं, एक्चुअली होता यूँ है, नहीं मैं बताती हूँ, एक्चुअली होता यूँ है कि आपके साथ बात की भी होती है, एक लिमिटेड टाइम होता है, स्पेशली जब आप कोई टेलीफिल्म कर रहे हों या किसी किस्म का प्रोजेक्ट कर रहे हों, तो एक्टर के साथ एक बात की जाती है कि हम आपके 4 दिन 5 दिन आपसे ले रहे हैं। मैं जवाब दे रही हूँ। मैं इनकी बात का जवाब दे रही हूँ जो मेरे पास हमेशा मौजूद की बात ये है कि मैंने एक चीज़ देखी है कि लोग इस तरह का गिला तो करते हैं कि यार हमारा टाइम ज़्यादा ले लिया,
जब चीज अच्छी लग रही होती है लोग उसको दाद दे रहे होते हैं। मैं यही कहना चाह रही हूँ कि हर इंसान की एक कैपेबिलिटी होती है, एक काम करने का, एक उनके पास एक ताकत होती है। जैसे आप लोग यहाँ हैं, आप अपना शो कर रहे हैं, तो आपको आइडिया है कि मैं 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटे में फ्री हो जाऊँगा। एक्ट्रेस की लाइफ बहुत डिफिकल्ट होती है। हमें सुबह 9 बजे पिक किया जाता है और फिर जब आपका काम बहुत ज़्यादा बढ़ जाए 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, तो फिर जितना अच्छा काम हो, कोई भी इंसान हो वो ऑफेंड हो जाता है कि यार मुझसे इतना टाइम लिया जा रहा है और फिर मुझे कल शूट पर आना है। एनर्जी के साथ काम होता भी नहीं। एग्जैक्टली माय पॉइंट, यू शुड हैव दैट एनर्जी, यू शुड हैव दैट ग्लोइंग फेस, ठीक है। और फिर आपके अंदर इतना माइंड, सब कुछ मेमोराइज भी करना है आपको और परफॉर्म भी करना है। परफॉर्मेंस आसान काम नहीं है, क्योंकि आप लोग भी जाहिर सी बात है इतना कैमरा फेस कर रहे हैं, इतनी देर से, इतना टाइम से शो कर रहे हैं, तो आप लोगों को भी आइडिया होगा। तो परफॉर्मेंस आसान नहीं है, तो जब इतना ज़्यादा टाइम लग रहा होता है तो चाहे हॉलीवुड का ही काम क्यों ना हो, इंसान थोड़ा परेशान हो जाता है और वो थक जाता है और इस वजह से ज़रा क्लैश थोड़ा बढ़ जाता है। इससे पहले कि मैं इस पर जवाब लूँ, मैं पहले राय दूसरी भी जान लूँ। इरफान जी, मुझे आप बताएं कि आपकी राय। वन ऑफ द मोस्ट पॉजिटिव एंड नाइसेस्ट एक्टर ऑन आवर सेट। नहीं, एवरीवन ऑन द सेट। ठीक है। कितनी बार हुआ था वैसे क्या चीज कि वो बहुत थक गए या और एक्टर बहुत थक गए, उन्होंने कहा कि नहीं तो कल ऑन टाइम ही आना है। इनकी बात भी सही है कि जब वो डिटेल पे जाते हैं तो थोड़ा सा टाइम वो हो जाता है, और उनकी बात भी सही है। एक्टर जो है उसकी एक असल में देखें, आप बोलें इरफान, सॉरी आपको बोलने का, तो वो हर जगह हर प्रोजेक्ट पे कुछ ना कुछ होता है, कुछ क्लैशेस होते हैं, लेकिन इन द एंड वो चीज़ अच्छी बनती है और वो एक फैमिली बन के निकलती है। जब वो प्रोजेक्ट ऑन एयर होता है तो वो एक फैमिली बन के निकलती है, और कोई भी फैमिली ऐसी नहीं होती जिसमें इख्तलाफात नहीं होते। और मज़ेदार चीज़ें उसी वक्त बनती हैं जब पॉइंट ऑफ व्यू अलग अलग होते हैं, मिक्स चार्ट हो ना, मिक्स चार्ट हो, तभी खाने का तो मजा ये इसका नाम भी रंग दो रंगी है। वो इसीलिए है कि इसमें हर किस्म का रंग है मौजूद। यानी इस बात से मैंने ये अखज़ किया कि हम ब्रेकिंग मार सकते हैं। इस वक्त जनाब के सेट पे लड़ाई हुई थी, फड्डा हुआ था, मुक्के पड़े थे, बेशुमार लात नहीं, लाते मुक्के नहीं, लाते मुक्के बातों वाले लाते मुक्के अलग। डंडे छोटे नहीं चले, डंडे छोटे नहीं चले। नहीं, डंडे छोटे सेट पे आने नहीं देते, डंडे छोटे तो आने नहीं देते, कम रखा था ना। लेकिन मैं अच्छा, ये जोक है, इतना कुछ नहीं हुआ, मजे से होता रहा। इस बात में भी एक चीज है, इतना कुछ नहीं हुआ। अच्छा, आप संभाल सकते हैं न्यूज को, मैं नहीं संभाल सकता। मतलब हुआ लेकिन इतना कुछ नहीं। अब मैं बात करूं, मैं बड़ा लकी डायरेक्टर हूं कि मैंने पाकिस्तान के जितने बड़े नाम हैं, चाहे हुमायूं सईद हो, चाहे कवी साहब हो, चाहे आबिद अली साहब हो, नुमान एजाज हो, इंग्लैंड में भी हमने उनके साथ सारे जितने बड़े सीनियर एक्टर्स हैं आज तक, ये मेरा रिकॉर्ड है। किसी ने मुझे ये नहीं कहा कि जी आपने 1 बजे 2 बजे क्यों पैकअप किया, क्योंकि वो हमारी अंडरस्टैंडिंग होती है। देखें, शूट पे हम लोग डिपेंडेंट होते हैं। ये जो शूट आउटडोर्स में होती है, ये सिर्फ एक्टर को सिर्फ अपनी टाइम नज़र आ रही होती है, और हमें नज़र आ रहा होता है कि हमारे प्रॉब्लम होगी, एक अगर वायर नहीं है सेट के ऊपर तो आपकी शूटिंग गई 2 घंटे। लेकिन ये हम जाहिर नहीं होने देते। प्रॉब्लम ये है कि ये काम जो है ना, ये क्रिएटिव है। एक पेंटर जैसे पेंटिंग बनाता है, वो घंटों दिनों लगा देता है। सो दिस इज अ क्रिएटिव वर्क एंड शी इज राइट, ही इज आल्सो राइट, एंड आई एम फ्रॉम माय पॉइंट ऑफ व्यू, बिकॉज मैं एक्टर हूं सर। मैं यू आर आल्सो राइट। हाँ, देखें, यू आर द डायरेक्टर, यू आर द बॉस, द बॉस इज ऑलवेज राइट। मैं आपको बताऊं, पीटीवी पे सायरा काज़मी, शहजाद खलील साहब, इतने बड़े बड़े डायरेक्टर्स हमें सुबह 9 बजे बुलाते थे, हमारा सीन 3 बजे शुरू करते थे, हम एक लफ्ज नहीं बोलते थे। देखें, और इवन रात को कभी कभी 1 बजे बज जाते थे, हम चुप करके बैठे रहते थे। लेकिन ये अपनी अपनी सोच होती है। ये होता था, अभी भी होता है, अभी भी होता है। जैसे इनकी कल कल हुई ना, 6 बजे था। हाँ, और क्या हुआ रात को क्या हुआ शूट हुई, लेकिन अनइवन सिचुएशंस हो जाती है ना कई दफा। नहीं, जो टाइम था, फिल्म का ये चक्कर होता है, फिल्म। अच्छा, ये बिकॉज़ हो रही है। ये थोड़ा सा मैं कंक्लूड कर दूं कि यासिर भाई कहते हैं फिल्म है, जो एक जगह मैं भी कन्विंस हो जाता हूँ कि हाँ फिल्म है, क्योंकि बहुत सारे OTT आ गए हैं जहाँ पे शॉर्ट फिल्म भी होती है तो लिखा जाता है फिल्म है। सिर्फ थोड़ा सा ये है जो यासिर भाई समझाएंगे कि क्योंकि ये टेलीविजन पे इसलिए हमें हमारे मुंह से टेलीफिल्म निकलता है,
क्योंकि और प्रोजेक्ट भी कर रहे होते हैं, जो सिनेमा में या OTT पे आता है उसको लिखते हैं फिल्म, इनका पॉइंट ऑफ व्यू अपनी जगह पर है, उनका पॉइंट ऑफ व्यू लेते हैं। हाँ, उनका पॉइंट ऑफ व्यू लेते हैं क्योंकि यहाँ ट्यून्ड इन है, एक स्टैंडर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स बनते हैं, तो उनके जहन में वही बात आती है। मैं क्लियरली बता दूं, जब 1996 में टपाल सिनेमा शुरू हुई थी, टेलीफिल्म सीरीज 6 फिल्म्स बनाई थी मैंने, तो लोग मुझसे ये कहते थे कि जी आप लॉन्ग प्ले फॉर्मेट में जो PTV पे 1.5 घंटे का प्ले आता है, आप उसको फिल्म कह रहे हैं, टेलीफिल्म। राइट। मैं कह रहा हूँ कि भाई ये टेलीविजन के व्यूअर्स के लिए है, क्योंकि ये एनालॉग और डिजिटल का मिक्स है। ठीक है, एनालॉग चला गया, अब डिजिटल आ गया, अब डिजिटल का दौर आ गया। अब चाहे स्कूल का बच्चा भी एक फोन पे भी फिल्म बनाएगा ना, वो फिल्म ही कहलाएगी, वो स्कूल के लिए हो, सिनेमा के लिए हो, किसी भी चीज के लिए हो, बड़ी स्क्रीन के लिए भी आप फोन से फिल्म शूट कर सकते हैं। दिस इज ऑल फिल्म। ये जो कैमरा है आपको शूट कर रहा है, ये फिल्म है, क्योंकि डिजिटल है, फिल्मिंग हो रही है। हाँ, 25 फ्रेम्स पर सेकंड, 24 फ्रेम्स पर सेकंड डिजिटल। अच्छा, फिर मेरा ख्याल है सिनेमा की मूवी के लिए हम फीचर फिल्म इस्तेमाल करेंगे। सर मसला ये है, 1 मिनट, प्रॉब्लम ये है कि जब यहाँ फिल्म बनती है तो उसमें 16 डांसर्स होने चाहिए, ठीक है, एरी कैमरा होना चाहिए। एरी कैमरा नहीं होगा तो फिल्म नहीं बनेगी। अरे भाई क्यों नहीं बनेगी फिल्म DSLR पे भी बन सकती है, बड़ी स्क्रीन के लिए। बिल्कुल ठीक है। टेली फिल्म पूरी दुनिया में, चाहे आप BBC से लेकर इंडिया, जहां भी कनाडा चले जाएं, वर्ड टेलीफिल्म कहीं नहीं यूज होता। अगर होता है तो मुझे दिखा दें। वो टेलीविजन के लिए भी बनती है फिल्में। अच्छा, तो मैं आप दोनों से एक सवाल करना चाहती हूँ कि क्योंकि अभी एक फिल्मिंग हो रही है, तो क्या आप अपने घर पे यूँ कहते हैं कि हम एक फिल्म शूट करके आए हैं? Because you tuned in नहीं। मेरा क्वेश्चन इनसे है सर। जी प्लीज। हम कहते हैं हम प्रोग्राम करना चाह रहे हैं, टीवी देख लेना। खत्म। आप बताएं। ये मेरी ओपिनियन है। एक्चुअली मैं एक एक्टर हूँ और मैं ये बाआवाज़ बुलंद कहती हूँ कि मैं एक ड्रामा आर्टिस्ट हूँ। फिल्म मुझे आज से पहले ना कभी करनी थी और ना मैं कभी करना चाहूँगी, क्योंकि मेरा रुझान और जो मेरी फैमिली है वो ये चाहती है कि मैं सिर्फ और सिर्फ ड्रामास करूँ। जब मेरी इनसे बात हुई, जब ये प्रोजेक्ट मुझे पिच किया गया, जैसे कि मैंने आपको बताया कि वन ऑफ माई फ्रेंड साकिब समीर का लिखा हुआ प्रोजेक्ट था, तो एक राइटर ने भी कहा कि टेलीफिल्म है, एक डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, एक्टर ने भी कहा कि टेलीफिल्म है, और पूरी कास्ट ने, इवन पूरी टीम ने भी कहा कि एक टेलीफिल्म है। मेरा मानना ये है, मैं इनकी ओपिनियन से कुछ भी नहीं कहना चाहती, लेकिन मेरा मानना ये है कि अगर कोई फिल्म या टेलीफिल्म जिसकी ड्यूरेशन एक प्रॉपर आपको पता होता है कि इसकी ये ड्यूरेशन है और एक चैनल के लिए शूट की जाए तो वो टेलीफिल्म कहलाती है। हम टेलीविज़न के लिए कुछ शूट कर रहे हैं तो दैट्स अ टेलीफिल्म। ओके, ठीक है। और हर चीज़ को शूट करने का एक अलग तरीका होता है। अब वो क्या तरीका है उसकी बहस में मैं नहीं पढ़ना चाहूँगी, लेकिन मुझसे जो कहा गया, जो मैंने आज तक देखा, जो आपने जितना मैंने आज तक काम किया है 4-5 साल में, फॉर मी इट्स अ टेलीफिल्म बिकॉज आई शॉट इट फॉर अ टीवी। और ये टीवी पर आएगी, चैनल पर आएगी और चल के चली जाएगी, किसी सिनेमा में नहीं लगेगी। और मुझे नहीं पता कि वेब पे नजर आएगी या जो भी है, अल्लाह मालिक है। बहस को खत्म करते हैं, बहस को खत्म करते हैं। मेहनत बहुत की है हमने। आप छोड़े फिल्म टेलीफिल्म, ये है एंटरटेनमेंट। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, गाने का भी कहा जा रहा है ना कि गाने पे भी बड़ी मेहनत हुई है और मुझे लग रहा है कि बड़ा अच्छा गाना, तो चलाएं सुन लेते हैं। तो हम क्या गाना सुना रहे हैं? नहीं, दिखा रहे हैं। खूबसूरत आवाज जी, खूबसूरत आवाज और पिक्चराइजेशन भी बहुत आला। लोकेशंस एज वेल। अच्छा, कुछ लोकेशंस ऐसे नहीं, बहुत रिलेटेबल ना, जैसे हम शायद यहाँ कभी गए हुए हैं, ऐसा महसूस होता है कुछ लोकेशंस को देखकर। आपने शायद ये भी मद्देनजर रखा है इस बात को भी? क्योंकि कराची में मेरा बचपन गुजरा, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स किए, कोई ऐसी गली नहीं है जहाँ मैंने कोई म्यूजिक वीडियो या ड्रामा ना शूट किया हो इतने सालों में, सारी जगह। तो मुझे बड़ा पता है इन चीज़ों का कि मलीर कैसा लगता है, कराची शहर कैसा लगता है, डिफेंस कैसा है, सारे इलाकों में रहा हूँ। 6-7 मोहल्ले बदले हैं। यानी कि कौन सा सीन कहाँ शूट होना चाहिए, पर इसके लिए आपको सोचना नहीं पड़ता। लेकिन फिर भी मैं सोचता हूँ। इसीलिए मुझे डांट पड़ती है। बहुत ज़्यादा सोचते हैं। अभी इससे पहले आपकी फिल्म आज़ाद, उसका रिस्पॉन्स भी ज़रा शेयर करें कैसा? बहुत अच्छा है, बिकॉज इट वाज अ मल्टीकल्चरल प्रोजेक्ट। लंदन में शूट हुआ था और परवीन अकबर थी, रात को हमारे शो में भी आई हुई थी, बहुत उन्होंने तारीफ़ें की। परसों रात को जावेद शेख साहब का मेरे पास मैसेज आया कि तुम्हारी आज़ाद मुझे बहुत पसंद आई थी और मोमिल की एक्टिंग बहुत अच्छी थी उसमें, और मैं आऊँगा ज़रूर, मेरी शूट है, मैं कोशिश करूँगा, बट मुझे अगर मैं नहीं आ सका तो प्लीज़ मुझे। तो कहने का मकसद है वो एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था, क्योंकि
UK, US और जहाँ जहाँ एशियंस रहते हैं, इंडियंस रहते हैं, पाकिस्तानीज, वो उससे रिलेट कर सकते हैं एक दो भाइयों की कहानी से। ज़बरदस्त। ये मैं सही समझ रहा हूँ कि आपका फोकस ये ज़रूर है कि जो टिपिकल स्टोरीज चल रही हैं उससे हटना है। ये फोकस ज़रूर है कि वो स्टोरी और उसके डायलॉग्स ऐसे हों कि फैमिली मूवी हो। लोगों को स्ट्रेस दे दिया जाता है। असल में देखें, अगर ये प्रोजेक्ट डिफरेंट नज़र आ रहा है तो उसके डिफरेंट आने की वजह आर्टिस्टों की और हमारी एक्स्ट्रा मेहनत है, टाइम है। 1 महीना बैठ के मैंने साकिब ने बैठ के पूरा स्क्रिप्ट पे काम किया है, जो कि मैं हमेशा करता हूँ। ये अभी की बात नहीं है, चाहे सीमा गज़ल हों, चाहे हमीद काश्मीरी साहब हों, बहुत बड़े बड़े नाम हैं, उनके साथ बैठ काम करता हूँ। तो उसमें ये नज़र आती है ये डिफरेंस ऑफ स्क्रीन एंड उसमें ये होता है कि जो चीज़ यहाँ पर बनती हैं टेलीफिल्म्स यूजुअली वो 3 से 4 दिन में बन जाती हैं। अब मेरा प्रॉब्लम ये है कि मैं पहले ही बोल देता हूँ कि जी 5 से 6 दिन भी लग सकते हैं, मुझे नहीं पता ये सीन्स हैं, 40 सीन्स हैं, हो सकता है 5 दिन में हो जाएं, 6 दिन में हो जाएं, लेट्स जस्ट डू इट। जैसे आप ज़िंदगी में रिश्ते करते हैं, कहते हैं चलो यार साथ चलो, चलते हैं, हो सकता है 4 दिन में हमारी ख़त्म हो जाए, हो सकता है पूरी ज़िंदगी चले, निकल पड़े, पूरी ज़िंदगी चले। तो ये एक रिश्ते होते हैं जो बनते हैं और बनते चले जाते हैं, ये नेवर एंडिंग लाइफ है। और हर दफ़ा मुझे चैलेंजेस होते हैं, चाहे वो म्यूज़िक चैनल चार्ट्स हो, जैसे मैंने बताया जब चैनल हम टीवी लॉन्च हुआ था तो सर दाग और ला हसल मैं शूट कर रहा था लंदन में। तो मुझसे लोग पूछते थे ये हम टीवी क्या है। 2004 की बात कर रहा हूँ मैं, जब वो लॉन्च हुआ था। तो मैंने उनको कहा था आप देखिएगा क्या होगा। ARY जब लॉन्च हुआ था 2001 में, तो जाएं कहाँ अरमान में शूट कर रहा था। उस वक्त लोग मुझसे पूछते थे कि जी ये ARY डिजिटल क्या है 2001 में, ये जानते हैं ये थे। तो कहने का मकसद है हर नई चीज़ जो है, हर नई चीज़ लोगों को थोड़ी सी देर के लिए डिफरेंट लगती है, उस पर क्लैशेस होते हैं और फिर आहिस्ता आहिस्ता दूसरे लोग उसको अपनाने लग जाते हैं उसी डिफरेंस को। ज़ाहिर है हाँ, कभी कभी नजर आए चीज़ तो या बहुत कम नजर। अब जैसे जूतों के नीचे आप कभी कभी पहले जब नए लड़के पहनते थे कि जुराबे नहीं पहनते थे, तो हर एक मजाक उड़ाता था। फिर आहिस्ता आहिस्ता जो मजाक उड़ाते थे वो भी बगैर जुराबों के नजर आना शुरू हो गए। लेकिन मैं तो पहनता हूँ हमेशा। मैं तो हमेशा आपने सॉक्स नहीं पहने जी, वो ये कहना चाह रहे हैं लाइव शो में। ये जो एटीट्यूड था, ये जो अच्छा लगता है वो पहने। बिल्कुल सही बात है, आपका अपना कंफर्ट जोन है। बिल्कुल सही है। तो जिससे अच्छा लगता है वो टेलीफिल्म बोले। हाँ, जिसे अच्छा लगता है इसी चीज से निकल आते हैं और आगे चलते हैं कि इसमें है क्या। नहीं, हम वापस चलते हैं ना। हाँ, इसमें है क्या, शूटिंग में चलते हैं, इसमें है क्या। हाँ, इसमें आप बताएं। मैं तो आपसे उनकी बात से मुझे लगा मेरा कैरेक्टर इसमें आपको बहुत ज्यादा टाइम लग गया या बहुत ज्यादा रीशूट करना पड़ा। उससे निकल गए ना, उससे निकल गए। अब ये है मजा कितना आया। मुझे तो बड़ा मजा आया क्योंकि शहर से बाहर गए हुए थे, फार्म लिया हुआ था और वहाँ पे सीन अगर देर होती भी थी तो मेरे पास टाइम मिल जाता था। मैं खुली फ़ज़ा में वीडियोस बना लेता था, स्टोरीज बना लेता था। ये लोग सीन कर रहे होते थे, फिर मुझे पता होता था जब मेरा सीन है तो फिर मैं तैयारी कर लेता था। तो हर चीज़ में ऐसा होता है। लेकिन मेरा कैरेक्टर इसमें मक्खन का है और थोड़ा सा मीठा हूँ। मक्खन मीठा। कोई एक डायलॉग उसी अंदाज से। इतने मुश्किल डायलॉग लिखे साकिब समीर ने। करवाए होंगे ना, नाटक होंगे। ये आप शेफ को देख के एक डायलॉग बोले। नहीं, शेफ को देख के नहीं आएगा। नहीं, बल्कि शेफ को देख के तो आएगा। आना चाहिए। मक्खन हमारे एंकर हैं। मक्खन बने। शेफ तो स्मार्ट लग रहा है कसम से। ये जो आमेजिश है ना, क्या होती है? ये है आबे मधोशी की आमेजिश। ये यहाँ बिठाने के लिए जो है ना, मुझे शहद खिलाया था। नहीं कुछ नहीं खिलाया। नहीं, पहली बार ये मैं कह रहा था ना, तो साकिब इत्तेफाक से सामने बैठे हुए थे, याद है, डाइनिंग टेबल पे। अब राइटर सामने बैठा हुआ है, पहला दिन है मेरा और मैं इतने प्रेशर में, 1 बार 2 बार इधर आके मैं फंस जाऊँ। 4 लाइनें थी, पूरी लाइनें मसाला जात के आमेजिश से तैयार किया हुआ तड़के पे फंस गया था। अब मैं तड़के पे आऊं और वो तड़का निकल जाए क्योंकि पीछे वाला याद किया हुआ था मैंने। अब वो इसने मुझे 4-5 बार एक बार इसने मुझे बोला आप करें। साकिब आप उधर बैठे ना, जरा मैंने कहा साकिब जरा आइए हम जरा कुछ बात करते हैं, क्योंकि राइटर होता है तो प्रेशर में होता है। उठ के गए और टेक हो गई।
मैंने कहा देखें ये प्रेशर होता है राइटर का, तो बहुत सारे इस किस्म की चीजें होती है जो अच्छा, क्योंकि वो पहला दिन होता है, आपको उस कैरेक्टर में जाने के लिए टाइम लगता है, फिर जब माहौल में आ जाते हैं तो मैं पूरे माहौल में आ गया। 6 दिन मीठा रहा, 6 दिन मीठा रहा। ठीक है जी। अच्छा, जो लोग यहाँ नहीं है उनका भी जिक्र हमें करना है। जो शीज़ सजाद गोल, आप सब लोग जानते हैं उसको, और वो अपने आप में उसको सुपरस्टार बोलो तो अच्छा नहीं लगता, वो आर्टिस्ट बुलवाना नहीं चाहता अपने आप को। मेरे साथ जब भी बाहर निकलता है वो कहता है मुझे साइंटिस्ट बोलो, आर्टिस्ट मत बोलो, मुंह मोड़ लेता है। और मैंने उससे कल रात को पूछा कि तुम्हें कौन सा सीन सबसे अच्छा लगा हमारी वास्ती जो है, कहता है मुझे वो सीन अच्छा लगा जब वो एनिमल्स के साथ हम निकले थे एक दूसरे के साथ। मैंने कहा वो तो सीन स्क्रिप्ट में ही नहीं था, वो तो हमने ऐसे ही जब वैसे कोई तैयार हो रहा था सेट के ऊपर तो हमने जाके ले तो बच्चे को तो वो जो अच्छा लगेगा, जो समझ में आएगा उसने वो कह दिया, और ये उसकी प्योरिटी है। जी बिल्कुल डाला होगा। लेकिन उस बच्चे की कमाल बात ये है कि वो एक्टिंग नहीं करता, वो याद नहीं करता, वो सेट पे आके याद करता है और भूलता नहीं है, और वो बड़ा नेचुरल एक्टर है। मतलब वो जो नेचुरल बच्चे जिस तरह करते हैं उसमें कोई चालाकी नजर नहीं आती है, सच के बड़ा इनोसेंट मासूमियत नजर आती है। इसी तरीके से फैजान शेख हैं, क्या कमाल का एक्टर है, और इतनी अच्छी उसकी टाइमिंग है, वो कमाल, क्योंकि वो स्टेज से निकले, मेमोरी बहुत अच्छी है, कैरेक्टर में जाना बहुत अच्छा। एग्जैक्टली उनसे मैं भाग रही थी, और जब मैंने फैजान के साथ पहला सीन किया तब मैं बहुत चाहती थी कि मेरा उनके साथ और काम हो। बहुत अच्छी उनकी केमिस्ट्री, और जिस तरह वो कैरेक्टर अपना कैरी कर रहे थे तो वो बहुत अच्छा था, वो बहुत अच्छा लगा। एक होता है ना एक्टर के लिए कुछ डिफरेंट होता है। अच्छा, मैं भी एक और थैंक यू लास्ट 30 सेकंड ओके थैंक यू करना चाहूँगा परवीन अकबर का कि साकिब समीर से उन्होंने मुझे मिलवाया, और ये स्क्रिप्ट हमारा शूट हुआ सारा। आप अगर एंड करना चाहते हैं कर दें तो भी, लेकिन हमारी फिल्म खत्म हो रही है, आपकी फिल्म खत्म हो रही है, हमारी फिल्म खत्म हो रही है। It was lovely talking to you all. All the best for this project. Entertainment है जनाब, जिसके लिए माहौल में इन्होंने मेहनत की है, तो do watch that. चलिए जी, इंतजार है उसका, वक्त हो गया खत्म। आपसे मुलाकात करेंगे कल, रखिए बहुत सा ख्याल, अल्लाह हाफिज।